अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं जनाब। मंडे का जो कमाल होता है ना, वो कमाल ये होता है कि हर शख्स जल्दबाजी में होता है और हर शख्स को ये पता होता है कि आज जो है वीकेंड ख़त्म हुआ है, मंडे शुरू हुआ है। तो मंडे को हैं काम काज बहुत सारे, कुछ रह जाते हैं अधूरे, कुछ फंस जाते हैं ट्रैफिक में, कुछ जो हो जाती है कुछ लोगों को देर, और कुछ लोग जो है वो बस यही सोचते रह जाते हैं कि चीज़ें रैप करनी है, चीज़ें रैप करनी है। हम सब ऐसे ही हैं और हम सब परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हम सब कोशिश करते हैं कि हम सब परफेक्ट रहें। अच्छा जी, दिन का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी अच्छी नीयतों को कबूल करे। और ये जो अच्छी नीयतें होती है ना, जिसका मैं जिक्र करती हूँ, तो अच्छी नीयत से ना बड़ा ताल्लुक़ होता है कि अच्छी नीयत जो होती है वो आपकी ज़िंदगी में गहरे असरात छोड़ती है। बहुत सारे लोगों की किस्मत जो होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे लोगों को ना बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनको नहीं मिलती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला जो है वो तोहफ़े के तौर पर ही सही, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो अता करते हैं अपनी इनायत से। लेकिन क्या होता है कि वो लोग उनका ख्याल नहीं रखते। वो लोग जो है उस चीज़ को रखने के लिए या उस चीज़ में रहने के लिए या सस्टेन करने के लिए, वो कहते हैं ना कि अगर किसी ने आपको अगर कोई हिट हो गया, किसी के पास शोहरत है, तो वो शोहरत संभाल नहीं सका। तो बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आपकी नीयत साफ़ है, अगर आप मेहनत करते हैं, तो अगर बिन मांगे आपको कोई चीज़ मिल गई है, आपकी ज़िंदगी में कोई मोजा हो गया है, तो आप कम से कम अल्लाह का शुक्र अदा करें। और उस मोजे के साथ, यानी जो तोहफ़ा अल्लाह ने आपको दिया है, वो किसी भी सूरत में हो सकता है, वो कोई भी बड़ी चीज़ हो सकती है, तो उस तोहफ़े को रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए आप कदर करें, मेहनत करें और नीयत अच्छी करें। तो अगर नीयत अच्छी होगी तो किस्मत अच्छी होगी। कुछ लोगों की किस्मत बड़ी अच्छी होती है, लेकिन उनकी नीयत इतनी बुरी होती है कि उनकी किस्मत जो है ना, वो हालात और वाक़यात के तौर पर चेंज हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं हमारे पास तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर क्या हुआ। इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है वो आपकी नीयत से भी होता है। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग आपके साथ कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आप कुछ बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन तमाम तर लोगों से जो कि किसी के लिए बुराई करते हैं दूर रखे और हमें अच्छी नीयतों पर कायम रहने की जो है वो तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है नीयत का अच्छा रखना, अपनी ज़िंदगी के मामलात को भलाई नेकी से जो है वो अंजाम देना। तो अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, अच्छी नीयत होगी तो अच्छा अंजाम भी होगा। और साथ साथ आपने जो नेकी का जवाब है ना, वो भी नेकी से देना है। कोई आपके साथ नेकी करता है तो आप उसका जवाब भी नेकी से दें, सिले रहमी से दें, और लोगों के साथ जो है वो प्यार मोहब्बत से रहें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अब जब भी हम जिक्र करते हैं कि हम कहीं घर से बाहर निकल रहे होते हैं, तो हमने जो है वो दुआएं पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप किसी काम का आगाज़ जो है वो अल्लाह के नाम से करते हैं, उसमें बरकत होती है। और सुबह शाम की जो बचपन में हम दुआएं याद करते थे कि जी ठीक है, हमें हमारे टीचर ने सिखाई हैं सुबह शाम की बहुत सारी ऐसी दुआएं जो कि हमें याद करनी चाहिए, जो कि हमें जो है वो पढ़नी चाहिए, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जो दुआएं हमने बचपन में याद की थी ना और फिर हम भूल गए बड़े होके, उन दुआओं को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। और सुबह शाम की जो दुआएं हैं वो ज़रूर आप अपनी ज़िंदगी में के मामूलात में शामिल करें। शाम की दुआ, सुबह की दुआ, रात की दुआ, उठने की दुआ और तमाम तर दुआएं, इससे आपकी ज़िंदगी में जो है वो बहुत फ़र्क पड़ेगा और जो इविल एनर्जीज़ होती हैं वो आपके लाइफ से दूर हो जाएंगी। तो बहुत सारे टोटके करने से बेहतर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने से बेहतर है, इधर उधर जाने से बेहतर है कि सुबह शाम की जो दुआएं हैं, अगर याद नहीं है तो देख के पढ़ ली जाए। तो इससे जो आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो इविल एनर्जीज़ होती हैं, वो दूर हो जाएंगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात होते हैं, यानी जो हमारे घर में जो बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं, वो जो होते हैं एक तरह की नेमत होते हैं हम लोगों के लिए। ये बुज़ुर्ग हजरात ऐसे होते हैं कि इनके बारे में ना जितनी बात की जाए उतना कम है। उसकी रीज़न ये होती है कि अल्लाह ताला की रहमत होते हैं और हमारे घरों में मौजूद होते हैं, लेकिन इनके साथ जो ट्रीटमेंट होती है लोगों की, बहुत सारे लोगों की, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो बुज़ुर्ग अफराद के साथ में ट्रीटमेंट अच्छी नहीं रखते। वो उनके वालिदैन भी हो सकते हैं, वो उनके मामू भी हो सकते हैं, खाला भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे रिश्तेदार, कोई ऐसा रिलेटिव, कोई ऐसा बुज़ुर्ग जो आपके घर में रह रहा है, आप उसका ख्याल किस तरह से रखते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, आपने देखा होगा कि वो बुज़ुर्गों से जो है वो थोड़ा सा दूर रहते हैं कि नहीं जी इनके पास से कोई स्मेल आ रही है, इनके पास से कोई बदबू आ रही है, या बुज़ुर्ग जो हैं इस तरह के होते हैं। इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जितने लोग होते हैं, आज ये पैगाम, ये मैसेज उनके लिए कि जब कोई भी शख्स बड़ी उम्र की जाने बढ़ता है और जब कोई भी बूढ़ा हो, बुज़ुर्ग हो
और किसी की भी शख्स की भी उम्र जो है वो बढ़ती है तो उसके जो हार्मोन्स हैं वो चेंज होते हैं। तो बुज़ुर्ग अफराद का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बड़ी उम्र के अफराद हैं इनमें बदबू के जो अवामिल हैं वो ज़्यादा होते हैं। अच्छा, किस तरह से होते हैं ये मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और ये कुछ इस तरीके से है कि जो ये बड़ी अफराद के लोग होते हैं इसमें ये होता है कि इनकी स्किन जो है ना वो चेंज होती है। हार्मोन्स की वजह से इनकी स्किन पतली हो जाती है और इनकी जो स्किन की जो इलास्टिसिटी है ना ये भी वो खो देते हैं, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपनी उम्र खो रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जो उनकी स्किन पे आप देखेंगे ड्राइनेस होती है, उनकी जो स्किन जो है उसके ऊपर आपको झुर्रियाँ नज़र आएंगी, ढीली सी स्किन नज़र आएगी। वहीं इस स्किन के अंदर जो है वो ऐसे जो है वो बॉडी ओडर होता है, बदबू होती है जिसमें इन बेचारों का कोई कसूर नहीं होता, किसी भी बुज़ुर्ग का कोई कसूर नहीं होता। अच्छा, स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो लेस एफिशिएंट हो जाते हैं। फिर जो इनकी कंपोजिशन होती है पोटेंशली स्ट्रॉन्गर बॉडी ऑर्डर जो है वो मिला के क्रिएट करती है। अच्छा, हार्मोनल जो फ्लक्चुएशंस है ड्यूरिंग एजिंग वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और फिर क्या होता है कि ऐसे लोगों को लोग उनके हाल पे छोड़ देते हैं कि जी शायद ये तो ख़ुद से नहीं साफ़ रह रहे, या शायद ये तो ख़ुद से ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने इन बुज़ुर्गों का ख्याल रखना है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ये जो वालिदैन हैं, किसी भी सूरत में कोई भी बुज़ुर्ग आपके घर में मौजूद है, आस पड़ोस में मौजूद है, आप उसकी खिदमत करें, आप उनकी सफाई का ख्याल रखें, आप उनकी हाइजीन का ख्याल रखें। किसी शख्स को जो है वहाँ पर रखें उनके लिए कि वो उनकी सफाई करे, क्योंकि सब ने बूढ़ा होना है, सबके ऊपर ये वक्त आना है। और अगर आप अभी किसी बूढ़े का, वालिदैन का, किसी का भी ख्याल रखेंगे और प्यार से रखेंगे तो आप यकीन करें कि आपके साथ भी आगे ऐसा ही होगा, क्योंकि यही कारमा होता है। तो जितने भी बुज़ुर्ग आपके घर में मौजूद हैं, आप उनको ये ना समझें कि वो खुद से इरिटेट होके अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते या अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। इस उम्र में शायद उनको ये याद भी नहीं रहता होगा कि वो क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो बुज़ुर्गों से चिढ़ने के बजाय, बुज़ुर्गों से दूर जाने के बजाय किसी भी बुज़ुर्ग का ख्याल रखें, किसी भी बुज़ुर्ग को जो है ज़रूर उसकी हाइजीन के हवाले से बताएं। और अगर आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो करें, क्योंकि इस उम्र में जो है वो पसीना और बदबू दोनों बढ़ जाती है, जिसमें इन बुज़ुर्ग लोगों का, बड़ी उम्र के अफराद का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा जो है कॉमन चीज़ थी जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे यहाँ जो लाइफ़स्टाइल बना हुआ है, हमारे लोगों ने जो अपनी लाइफ़स्टाइल मेंटेन की हुई है ना, उसमें वो ये कहते हैं हम अपने वालिदैन का ख्याल रखते हैं, वो ख्याल रखते हैं, उन्हें खाना भी देते हैं, उनसे प्यार से भी बात करते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं शायद वो इसको इग्नोर कर देते हैं, जिसमें बुज़ुर्ग हजरात की हाइजीन जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। तो अपने वालिदैन से प्यार भी करें, बुज़ुर्गों से प्यार भी करें, लेकिन साथ साथ उनकी जो हाइजीन है उसका ख्याल भी रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है जिसे वो कह नहीं पाते हैं। कुछ बुज़ुर्ग अफराद जो है अपने मुंह से नहीं बोल पाते हैं, कुछ और बहुत सारी चीज़ें कह नहीं पाते हैं, शायद किसी शर्मिंदगी की वजह से। तो आपने अपने बुज़ुर्गों का ख्याल हर तरीके से रखना है। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं कि छुट्टियां हैं गर्मियों की, और बहुत सारे लोग जो है वो इस हवाले से बात कर रहे होते हैं कि जी कहाँ घूमने जाया जाए। तो अगर कराची हाइट्स, कराची में कहीं घूमने जा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, हमारे पास तो सी व्यू है। लेकिन अगर कराची से बाहर कोई नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना चाह रहा है तो आजकल तो आपको पता ही है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में कभी भी जो है वो मूड चेंज हो जाता है, और सैलाब और फ्लड और रेन्स और हैवी थिंग्स जो हैं वो फ़ौरन सर पे आना शुरू हो जाती हैं। और फिर दफ़ा 144 भी अगर नाफिज हो, मना भी किया जा रहा हो, तो ऐसी सूरत हाल में आप कहते हैं हम कहाँ जाएं। अच्छा जी, इसके अलावा ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ऐसा मुल्क से बाहर भी होता है। इसके अलावा जो लोग प्लान कर रहे हैं कि वो जाना चाहते हैं मुल्क से बाहर, और मुल्क से बाहर अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका में कोई डेस्टिनेशन ढूंढना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने ढूंढी है सिटी 10 के व्यूवर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन। तो अगर आप जाना चाहते हैं अमेरिका घूमने फिरने के लिए, तो आप सेंट अगस्टिन बीच ज़रूर जाइए, एंड इट्स अमेजिंग डेस्टिनेशन फॉर ट्रैवलर्स। यहाँ जाएं, यहाँ विज़िट करें, आपको कुदरत के हसीन मनाजिर जो हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे। और ये इंतहाई ज़बरदस्त जो है वो बीच है। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके साथ में शेयर करते हैं कि सेंट अगस्टिन बीच फ्लोरिडा में वाक़ है। अच्छा, ये अपने आप में एक रिच हिस्ट्री रखता है और इसकी इम्पोर्टेंस बड़ी ख़ास है। अच्छा, हिस्टोरिक डाउनटाउन एरिया और इसके बीचेस टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। रात में इसका जो मनाजिर होते हैं वो अमेजिंग होते हैं। कल्चरल हेरिटेज में यहाँ के म्यूज़ियम्स हैं, फेस्टिवल्स हैं। अगस्टिन बीचेस जो है वो ऑफ़र करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्विमिंग, सर्फिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स। ये बीच बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने व्यू की वजह से। सॉफ्ट एंड वाइल्ड लाइफ मनाजिर इसको मज़ीद मशहूर और पॉपुलर बनाते हैं। अच्छा, ये नेचर्स लवर डेस्टिनेशन भी कहलाती है।
ओवरऑल अगस्टन बीच की एक डीप हिस्ट्री है, कल्चरल सिग्निफिकेशन है, जो कि इसकी नेचुरल ब्यूटी भी है। अच्छा, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस वजह से कि यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज है और यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। ये सिटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है स्पेनिश, ब्रिटिश और अमेरिकन कल्चर से, और यहाँ बहुत सारे पॉपुलर जो हैं वो हिस्टोरिकल साइट्स भी मौजूद हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं ये इनका लाइट हाउस है जिसके ये स्टेयर्स हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो बहुत सारी मशहूर चीज़ें हैं उसमें है कैस्टिलो डी सैन मार्कोस, जो कि स्पेनिश फोर्ट है, 17th सेंचुरी में बनाया गया था। फाउंटेन ऑफ यूथ है जो कि आर्कियोलॉजिकल पार्क है, और लाइट हाउस जो है यहाँ का वो 19th सेंचुरी में बनाया गया था, और इसके कोस्टल एरियाज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो ये एक ऐसी सिटी है जहाँ पर अगर आप जाते हैं, जहाँ पर अगर आप घूमने के लिए जाते हैं तो आप यकीन करें कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। अच्छा, अभी ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं सिटी 21 की स्क्रीन पर, ये मनाजिर हैं वहाँ पे फ्लोरिडा के, और ये सेंट अगस्टिन जो सिटी है वहाँ के। ये देखें, ये जो लाइट्स हैं इसको कहा जाता है सिटी ऑफ नाइट लाइट्स। अगर आप दिसंबर में जा रहे हैं तो आपको यही मनाजिर वहाँ पर मिलेंगे, इतना ही खूबसूरत आपको ये सजा हुआ मिलेगा, फेस्टिविटी मिलेगी नवंबर दिसंबर के दिनों में। अभी ये जो है ये बस है, और ये जो बस है आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी जैसे हमें सैर कराई जाती है, तो ये घोस्ट ग्रेवस्टोन की जो बस है, ये बस लोगों को लेके जाती है और फिर उनको जो एक हॉरर एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कराती है, और फिर घुमाती है उनको ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में भी, तारीखी कब्रिस्तान में भी। ये फिर उन्होंने ओल्ड जेल बनाई हुई है जहाँ पर लोग जाते हैं और ये पायरेट ट्रेजर जो है वहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये इतनी ज़बरदस्त जगह हैं, खाने पीने के लिहाज से भी बड़ी ज़बरदस्त है। आप देखें कितनी ज़बरदस्त बोट है जिसमें लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। तो एक ऐसी जगह जहाँ बीच भी हो, फोटोग्राफी भी हो, ये तमाम तर चीज़ें हो, दैट्स अमेजिंग। फिर ये समंदर में जारी है। तो ये है अगस्टन बीच जो कि अमेरिका में है, और अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो ये 10-12 चीज़ें आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए कि जाने से पहले आप ये पता करके जाएं। ये वहाँ पर जो है बड़ा ज़बरदस्त पार्क उन्होंने बनाया हुआ है, और यहाँ पर लोग वॉक करते हैं, यहाँ पर लोग जो है वो ट्रैकिंग करते हैं। खूबसूरत यहाँ पर मनाजिर हैं। ये बोट है, और इनका जो माहीगीर घाट है ना, उसके ऊपर बड़ी रोमांटिक पिक्चर्स खींचते हैं लोग वहाँ पर जाके। तो अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो आप सेंट अगस्टिन बीच ज़रूर जाइए। और ये इनका हिस्टोरिकल प्लेस है। इनकी जो हिस्ट्री है वो स्पेनिश, ब्रिटिश और अमेरिकन से जो है वो मिक्स हुई हुई है। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा पहले स्पेनिश का, फिर उसके बाद जो है मिक्स कल्चर है, और एक ऐसी सिटी है जिसकी तारीख जो है वो बहुत कमाल की है। इसके जो बीचेस हैं बड़े साफ़ सुथरे हैं, इसकी जो कोस्टल लाइन है, अब ये देखें बिल्कुल ये साथ ही इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, यहाँ लोग बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और टूरिस्ट के लिए, सयाहों के लिए ये इतनी अट्रैक्टिव जगह है, इतनी अट्रैक्टिव जगह है कि जब सयाह यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ बैठ के बहुत ही इंजॉय करते हैं। ये पिक्चर जो है आप देख रहे होंगे, इस लेडी की पिक्चर है। ये इनका बड़ा मशहूर जो है वो ब्रिज है जो कि बिल्कुल अपोजिट बना हुआ है इस बीच के, और यहाँ जितनी भी डेस्टिनेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। यहाँ आपको पेंटिंग्स मिलेंगी, यहाँ पर जो है वो आपको इस तरह के रेस्टोरेंट मिलेंगे जहाँ पर आप खा पी सकते हैं। यहाँ पर जो छोटी छोटी ट्रेन्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त जो होती हैं। इसके अलावा सयाहों के लिए घूमने फिरने की ये बेहतरीन जगहें हैं जो कि हमने आपके साथ में शेयर की हैं। ये सेंट अगस्टिन जो है वो बीच है जिसके मनाजिर हमने आपको दिखाएँ। ये देखें इस तरह से। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना इसके बारे में बात करते हैं, इसकी रूहानी भी बड़ी वैल्यू है, और यहाँ पर जो है बड़ी मिस्टीरियस चीज़ भी रात में लोग नोटिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट की जो लाइटनिंग होती है ना, यानी कि अगर आसमानी बिजली यहाँ पर गरज रही हो, अभी रिसेंटली ये वाक़या हुआ है कि वहाँ ये इसकी कोस्टल लाइन है जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ की सेंट अगस्टिन की कोस्टल लाइन है। तो अभी आसमानी बिजली भी जो है वो 2-4 दिन पहले जो है वहाँ पर वाक़या हुआ कि वो गरज रही थी, तो उन लोगों ने कहा कि भैया आप अंदर चले जाएं, लेकिन फिर भी लोग इस ब्रिज के ऊपर खड़े हुए थे। ये उनका ब्रिज बड़ा मशहूर और फेमस ब्रिज है जो कि हमने आपके साथ में अभी दिखाया और शेयर किया। तो यहाँ पर इस ट्रैक पर वॉक करना, और ये पूरी सिटी, ये जो सेंट अगस्टिन फ्लोरिडा, ये पूरी सिटी आपको बहुत अमेजिंग लगेगी। यहाँ पर ये अच्छा, इसका ये फाउंटेन यूथ जो है वो पार्क है, आर्कियोलॉजिकल पार्क है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको समंदर भी मिलेगा, जहाँ पर आपको दीगर घूमने फिरने की चीज़ें भी मिलेंगी। इट्स अमेजिंग। तो आई विल सजेस्ट कि आप अगर अमेरिका जा रहे हैं तो फिर यहाँ ज़रूर जाइए और इस बीच को जो है वो जाके ज़रूर इंजॉय करें, आपको वाकई लगेगा। अच्छा, ये लाइट हाउस है, और ये खातून जो है इस वक्त लाइट हाउस के ऊपर खड़ी हुई हैं, और ये लाइट हाउस जाने के लिए भी जिस रास्ते को आप चूज़ करते हैं वो रास्ता भी बड़ा ज़बरदस्त है। उस रास्ते के जो मनाजिर हैं वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। 2-3 जो है ना वो ब्रिजेज़ आते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं, और आगे पीछे जो है इसके ऊपर समंदर बनाया हुआ है, एक कोस्टल लाइन है। सो ये आई विल सजेस्ट यू, सिटी 10 के प्लेटफॉर्म से हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो आप सेंट अगस्टिन बीच ज़रूर जाइए, इंजॉय कीजिए, और यहाँ पर जो तारीखी मनाजिर हैं वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जो
वो आपको घोस्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस कराते हैं, कब्रिस्तान की बिठा के एक बस के अंदर सैर कराते हैं, फिर उनकी तारीखी मनाजिर हैं। यू विल नेवर एवर फॉरगेट दीज अमेजिंग मोमेंट्स, सो गो एंड एंजॉय देयर इफ़ यू कैन अफोर्ड। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो क्या हुआ, पाकिस्तान क्या कम खूबसूरत है, पाकिस्तान में क्या कम खूबसूरती के मनाजिर हैं। अरे भाई हमारे यहाँ तो शहर कायद में अगर मौसम ही अच्छा हो जाए तो हम तो समोसों और पकौड़ों से ही दिल बहला लेते हैं और शहर कायद के मौसम की बात कर लेते हैं कि भाई ठीक है, तीसरा स्पेल बस आने को तैयार है और ये आया कि वो आया, मौसम है खुशगवार, बस ऐसे ही मौसम रहे और सितंबर निकल जाए, क्योंकि सितंबर में हो जाती है बहुत ज़्यादा गर्मी और इस दफ़ा गर्मी ना पड़े तो अच्छा है। तो जनाब शहर कायद में बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार, आइंदा 24 घंटों के दौरान मतलब अबर आलूद और मरतूब रहेगा। शहर कायद में 15 से 17 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शहर में अच्छा बूंदाबांदी भी हुई गुज़िश्ता रात। फिर उसके बाद शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो है 30 सेंटीग्रेड। इसके अलावा शहर में मगरिब सिमत से 19 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चल रही हैं, और जब ये हवाएं चल रही हों तो फिर उसके बाद जो है वो हम यही कहते हैं कि भाई हवाएं चलें लेकिन फिर तूफ़ान ना आए, कोई जो है वो ब्रेन इमरजेंसी ना हो, क्योंकि बात यही है कि नालों की सफाई होती नहीं है और बहुत सारे मामला जो हैं वो ऐसे ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि ओवरऑल पूरा दिन का आज का जो मौसम का हाल है वो कैसा रहेगा। 11 बजे मौसम क्या रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, 1 बजे मौसम कैसा रहेगा और 2 बजे मौसम की जो सूरत हाल है वो क्या रहेगी। तो 11 बजे रहेगा 32 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 33 सेंटीग्रेड और 1 बजे रहेगा 34 सेंटीग्रेड और उसके बाद 2 बजे जो रहेगा वो रहेगा जी 35 सेंटीग्रेड। ये रहेगा मौसम का हाल। आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में माल का हाल भी शेयर कर लेते हैं कि करेंसी रेट्स क्या हैं और करेंसी रेट्स जो हैं उनके क्या क्या स्टैटिक प्राइजेस हैं जो हम आपके साथ में शेयर करते हैं, ताकि जब आपको ये करेंसी और ये सारी चीज़ें बाय करनी हो या फिर आपको इसके बारे में जानना हो तो आपको पता हो। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 188, कैनेडियन डॉलर है 212, यूरो है 337 और कोईती दिनार है 931। अच्छा जी, उसके बाद क्या है हमारे पास, कौन सी करेंसी है। अच्छा जी, हमारे पास है यूके पाउंड 389, फिर हमारे पास है सऊदी रियाल 76, स्विस फ्रैंक्स हैं 338 एंड यूएस डॉलर जो है वो 286 पर है। और इसके फ़ौरन बाद ही, क्योंकि आपने करनी होगी ग्रॉसरी, इसलिए आपको लेके चलते हैं और बताते हैं कि वेजिटेबल के जो प्राइजेस हैं, कमर्शियल कराची की जो स्टैटिक प्राइजेस हैं वो क्या हैं, ताकि आप जाएं और आपको आइडिया हो कि आप कितनी महंगी सब्ज़ी ख़रीद के लाते हैं और कितनी महंगी सब्ज़ियां जो हैं वो आप मार्केट से ले रहे हैं। कमर्शियल कराची की जो स्टैटिक प्राइस हैं वो ये रहे। टमाटर आ गया जी 58 पर, और फिर उसके बाद जो है वो आलू आ गया है 50 पर, और फिर उसके बाद जो है लहसुन आ गया है 276 पर, फिर उसके बाद जो है अदरक आ गया है 483 पर, फिर उसके बाद जो है गाजर आ गया है अच्छा जी, फिर तुरई आ गई है 81 पे। अच्छा, उसके बाद लौकी जो है वो 92 पे आ गई है, फूल गोभी जो है वो 92 पर आ गई है, और फिर जो है खीरा 69 पर आ गया है, और फिर उसके बाद भिंडी जो है वो 253 पर आ गई है, एंड प्याज जो है वो आ गई है 35 पे। और भाई उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपकी होस्ट सबा शेख। अच्छा जी, ये जो गाजर है ना, ये मैं उस टाइम पे अपनी चाय का जो है वो सिप ले रही थी, तो आई मिस दैट। मैं अभी आपको बताती हूँ कि गाजर के जो रेट्स हैं वो क्या हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कभी आपने सुना है कि किसी का कद 100 सेंटीमीटर हो। क्या कभी आपने सुना है कि इतने छोटे कद वाला इंसान इतना फेमस हो सकता है, या फिर आपने ये सुना है कि इतना फेमस इंसान जो है उसको पकड़ लिया गया हो और वो जेल गया हो या फिर ज़मानत पर रिहा हो गया हो, या उसके हवाले से कई सारी स्पेकुलेशन हो रही हो। तो ये खबर है जी ताजिक स्टार के बारे में। जी हाँ, सोशल मीडिया स्टार अब्दू रौज़क मुबैना चोरी के इल्ज़ाम में दुबई एयरपोर्ट पर ज़ेर हिरासत। ताजिकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया के सबसे छोटे कद के हामिल नामवर गुलूकार और सोशल मीडिया स्टार अब्दू रौज़क को दुबई एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस के 16वें सीजन के उम्मीदवार मकबूल ताजिक स्टार KPR कंपनी ने तस्दीक की है कि अब्दू रौज़क को हफ्ते की सुबह यूरोपीय मुल्क मोंटेनेग्रो से वापसी पर दुबई एयरपोर्ट में हिरासत में लिया गया है। अच्छा जी, दूसरी जानिब फिलहाल दुबई की हुकूमत या पुलिस की जानिब से कोई सरकारी बयान तो जारी नहीं किया गया और ना ही इल्ज़ामात की नौयत या तफसीलात सामने लाई गई हैं। कंपनी के तर्जुमान ने मीडिया को बताया कि हमें तो सिर्फ इतना इल्म है कि वो इस वक्त चोरी के इल्ज़ामात पर ज़ेर हिरासत में है। तो ख्याल रहे कि 21 साला ये गुलूकार जो है सोशल मीडिया स्टार अब्दू रौज़क का कद सिर्फ 100 सेंटीमीटर है। जी हाँ, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया का सबसे छोटे कद का गुलूकार कहा जाता है। और अब्दू रौज़क गुज़िश्ता कुछ सालों से दुबई में मुकीम है और उनके पास दुबई का जो गोल्डन वीज़ा है वो भी मौजूद है।
तो जी ये है सारा वो सिनेरियो जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि हेल्थ के मामलात कुछ इस तरीके से हैं कि आए दिन हॉस्पिटल से ये रिपोर्ट होता है कि जी लोग गुटखा खा रहे हैं, पान छालियाँ खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो जो खबर है वो कुछ इस तरीके से है कि आए रोज़ हॉस्पिटल्स के अंदर ये खबर रिपोर्ट होती है कि जी गुटखा खाने वाले और जो पान खाने वाले होते हैं उनके हवाले से कहा जाता है कि वो अब बीमार पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है ये छालियाँ इफ़ेक्ट करना शुरू हो गई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ में जो है वो कंटिन्यू करती हूँ और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ पर हम ये बात करते हैं कि हम जो गुटखा खाने वाले हैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो वहीं आज मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ कि वो लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं, वो लोग जो कि चाहते हैं कि वो ये छालिया और पान और गुटखा ऐसी चीज़ें छोड़ दें, उनको क्या करना चाहिए और छालिया छोड़ने के लिए जो इंस्टेंट रेमेडी है वो क्या है। तो सबसे पहले आपने जो है वो रिकग्नाइज़ करना है कि आपको छालिया खाने की जो अर्ज है, यानी छालिया खाने की जो आपके अंदर क्रेविंग होती है वो किस टाइम होती है। तो आपने वो टाइम नोट करना है और उस टाइम पर आपने अवॉइड करना है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो आपने कुछ ऐसे दोस्तों के साथ में ग्रुप्स बनाने हैं, कुछ लोगों के साथ काउंसलिंग करनी है जिनको आप बताएं कि भाई मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे छालियाँ खानी है, तो वो टाइम आपको अवॉइड करवाएंगे। फिर आपने क्या करना है कि अब आपने ये जो अपनी छालियाँ है उसको रिप्लेस करना है। इसके बजाय अगर आप गाजर खा रहे हैं तो आप छालियाँ बहुत जल्दी छोड़ देंगे। अच्छा, या फिर आप सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे छालियाँ खाने की आदत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है। जिस टाइम पर आप स्ट्रेस में और आपको छालिया की क्रेविंग हो रही है तो आपने ये सोचना है कि उस टाइम पर आपने छालियाँ नहीं खानी है और कुछ भी करके कोई एक्सरसाइज करनी है या अपना ध्यान बटाना है और कोई और काम आपने करना है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने करना है ग्रेजुअली स्लोली छालिया की जो तादाद है, छालिया चबाना आपने कम कर देना है। पानी आपने ज़्यादा पीना है। फिर आपने जो है वो कोई ना कोई ऐसी हेल्दी एक्टिविटी ज्वाइन कर लेनी है, जस्ट लाइक योगा करना है आपने, जो कि आपकी इन क्रेविंग को डिस्ट्रैक्ट कर सके। अच्छा, अगर आपको लगता है कि इससे भी कुछ नहीं होता तो आप डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन बात सारी यही है कि अगर आप जो है वो छालिया खा रहे हैं और छालिया खाने से दूर जाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो बस आपने फिर ये जो है सारी रेमेडी करनी होगी। और ये ऐसी रेमेडी है कि ये आपकी बुरी से बुरी आदत जो है वो छुड़वा देगी। लेकिन पहले आपको स्टार्ट करना होगा कि जी आप छालिया खाना छोड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये खबर है जी एक भारतीय शख्स के हवाले से और इंतहाई अजीब सी खबर है। और इससे पहले भी जो है इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, भारत में भी कई सारे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, बट इट्स अबाउट जापान। ये है जी भारतीय शहरी कम उम्र लड़की से ज्यादती के इल्ज़ाम में जो है वो गिरफ्तार हो गया। जापान के शहर ओत्सो में पुलिस ने एक 9 उम्र लड़की के साथ ज्यादती के इल्ज़ाम में एक भारतीय शहरी को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक ओत्सो मुकामी खबर रसा इदारे क्यूचो शबमन पुलिस ने भारत से ताल्लुक़ रखने वाले 24 साला मुलाजिम को एक हाई स्कूल की तालबा पर हमला करने और ज्यादती करने के शुबे में गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने शिगा रीजन में रहने वाली लड़की को धमकाया और फिर ओत्सो शहर के एक होटल में उसके साथ जिनसी ज्यादती की। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया 21 जून की सुबह जो है वो पेश आया, जिसे टोक्यो रिपोर्टर ने भी शाया किया। ओत्सो पुलिस के मुताबिक मुलजिम और लड़की एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने लड़की को होटल के सामने रास्ता पूछने के बहाने रोका और फिर ज़बरदस्ती होटल के कमरे में ले गया। तमाम मुलजिम ने दावा किया है कि उसने लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। अच्छा, यहाँ पे आपको बताते चलें कि मई में जापानी पुलिस ने एक साबिक टैक्सी ड्राइवर, एक खातून मुसाफिर को नशा देकर ज्यादती करने के इल्ज़ाम में भी गिरफ्तार किया था। इससे पहले भी एक टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार किया था। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को मुलजिम के पास से तकरीबन 3000 वीडियोस और तस्वीर मिली थी, जिनमें वो तकरीबन 50 खवातीन के साथ अपनी टैक्सी या घर में जिनसी ज्यादती करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये खबर जो कि हमने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि जो आलमी मार्केट में सोना है, जो सोने के प्राइजेस हैं वो क्या हैं। तो आलमी मार्केट में सोना जो है वो $11 महंगा होकर $3,355 फी ऑन्स पर पहुंच गया है। एक तोला सोना जो है वो 1100 रुपये इजाफे से 3,58,100 रुपये का हो गया है और 10 ग्राम सोना जो है वो 944 रुपये महंगा होकर 3,07,013 रुपये पर पहुंच गया है। और चांदी जो है, एक तोला चांदी 85 रुपये इजाफे से 4,022 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच गई है। और चलते चलते ब्रेक पे जाने से पहले दालमाश के प्राइस क्या हैं? दालमाश के प्राइस है जनाब 385। और ये जो 385 में आपको प्राइस बताती हूँ ना दाल माश के, ये प्राइस है 385। और नेक्स्ट जो हमारे पास है माश की दाल,
वो मैंने आपको बता दी। मूंग की दाल जो है वो 380 है और मसूर की दाल जो है वो 260 है और दाल चना जो है वो 280 है और इसके अलावा जो है काबली चना वो 350 पर है। तो ये हो गई जी सिटी अपडेट्स विद इंटरनेशनल अपडेट्स। तो अब चलते हैं ब्रेक की जाने पर। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट खुर्शीद भाई और उनसे पूछेंगे कि आज क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है और उनका तजिया क्या है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस, कीप वाचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब हम हमारे जो न्यूज़ सेशन है उसमें आपको कहते हैं खुश आमदीद। अच्छा जी, अब हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है करंट खबर पर बात करने के लिए खुर्शीद भाई ने। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं खुर्शीद भाई? अब जिस तरीके से हम रोज़ाना ये सोचते हैं ना कि भाई हमारे मुल्क में जो हालात और वाक़यात हैं वो कम से कम जो है वो किस तरीके से ठीक हो जाएं, लेकिन वो ठीक हो नहीं पाते हैं और यूजुअली यही होता है कि हम देखते हैं कि मसाइल बढ़ते जाते हैं। अच्छा, एक ख़बर है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ और ये ख़बर कुछ इस तरीके से है कि बढ़ती आबादी की वजह से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो रहा है। हर साल ज़चगी के दौरान 11,000 माएँ जो हैं वो ज़िंदगी हार जाती हैं। हेपेटाइटिस में हम दुनिया में पहले नंबर पर हैं। जी हाँ, दुनिया में हम पहले नंबर पर हैं। अच्छा, ये जो ज़्यादातर बीमारियां हैं, तकरीबन 68% ये जो बीमारियां हैं ये होती हैं गंदे पानी की वजह से। हमारे पास बहैसियत कौम में नस्ल कौम सीवरेज के पानी को ट्रीट करने का शऊर ही नहीं है। हर गली के कोने पर अस्पताल भी बनाएंगे तो वो भी नाकाफ़ी हो जाएंगे और हमारा माहौल जो है वो इस वक्त में मरीज़ बनाने की फैक्ट्री है। आप जिधर से गुजरते हैं उधर धुआं, आप जो पानी पीते हैं वो पानी साफ़ नहीं, मतलब सांस के थ्रू भी बीमारी, आप जो पी रहे हैं उसके थ्रू भी बीमारी, आप जो खा रहे हैं वो भी इतना ऑर्गेनिक नहीं है, वो भी अगर आप माशाल्लाह बाज़ार से लेके खा रहे हैं तो फिर उस रेस्टोरेंट का या जिस रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं उसकी या हाइजीन का आपको कुछ नहीं पता कि क्या सिलसिला है। ये खुर्शीद भाई हम क्यों नाकाम नज़र आते हैं कि हर चीज़ को अब हम मतलब चले बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात छोड़ दें, अपने तौर पर जो है वो हम सीवरेज का जो पानी है या हम जो पानी पीते हैं उसको भी साफ़ नहीं कर पाते, उसको भी साफ़ करके नहीं पी पाते। देखिए, बड़ा अच्छा आपने मॉर्निंग शो में ये टॉपिक लिया है क्योंकि इसको बहुत सारी ख़वातीन सुबह सुबह देख रही होती हैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। बिल्कुल, हाँ। और एक अवेयरनेस का बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। देखिए, बात जहाँ तक हेपेटाइटिस की आई है तो हेपेटाइटिस ए बी सी मुख्तलिफ इसकी टर्म्स हैं और ये फैलता ही गंदे पानी से है। और जिस तरह से हमारे माहौल के अंदर इस वक्त जो है वो आप ये देखें कि रात के औकात में आप हाईवे चली जाएं जी, और जिस भी फूड स्ट्रीट आप चली जाएं, चाहे वो बंस रोड की हो, चाहे वो हुसैनाबाद की हो, चाहे वो हाईवे पर हो, और इसके अलावा जौहर में आप देख लें एक बहुत बड़ी तादाद फैमिलीज़ की बाहर जो है वो खाना खाती है। सही। अच्छा, कभी कभार तो आप बाहर फैमिली को ले जाएं और किसी अच्छे रेस्टोरेंट में तो समझ में आता है, लेकिन कुछ फैमिलीज़ की तो रूटीन एक वो हैबिचुअल है, जब तक रात का खाना बाहर ना खाएं तो उनको शायद नींद नहीं आती है। और रूटीन में भी कुछ ना कुछ जो है वो स्नैक्स ले रहे होते हैं और बर्गर्स ले रहे होते हैं, पिज़्ज़ास ले रहे होते हैं। देखिए, हमें अब उनका ताल्लुक किस तरह से है, वो अब हाइजीन है या नहीं है, नंबर एक बात ये। फिर दूसरी बात पानी की आ जाती है, तो पानी हमारे यहाँ 520 MGD हमें मिलता है हम डैम से, और वो किस तरह से फिर कराची के शहरियों को मिलता है ये आपको इल्म है कि वो पानी नहीं मिल पाता। और बेशतर आबादी में तो फ़िल्टर प्लांट की सहूलत मौजूद नहीं है, वो उसी पानी को पीते हैं। क्योंकि महंगाई की शरह में इजाफा है तो लोग जो है वो उसी पानी को पी लेते हैं जो अपनी आमदनी कम है, तो वो पानी भी जो है वो ठीक नहीं है जिसे कहते हैं आप। क्योंकि जहाँ से पानी आता है, मैं एक दफ़ा विज़िट पर गया, वहाँ बहुत सारे जानवर जो है वो मरे पड़े थे, ठीक है, और वहाँ से वो पानी आता है तो उसकी फिर प्यूरिफिकेशन होती है, उसमें क्लोरीन डलती है, उसमें दीगर मिनरल्स डलते हैं जो बदकिस्मती से नहीं डलते, जिसकी वजह से आवाम अगर वो पानी पी लेते हैं तो फिर वो पेट की अमराज जो मैदा है, फिर शिकम का दर्द होता है, बहुत सारे इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं और उसी से जो कड़ी मिलती है फिर हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस सी की, ये सारी चीज़ें। फिर आपने बात की मवासलाती सिस्टम की, जो मवासलाती जो निज़ाम हमारा बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से ज़चगी के बहुत सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए और उनकी दौरान ज़चगी और फिर उसके लास्ट मोमेंट में उनकी डेथ हो जाती है। देखें, आप ये दूर ना जाएं, ये मलीर के कुर्ब जवार में बहुत सारे छोटे छोटे देहात हैं, चश्मा गोट है, आंसू गोट है, और इस तरह इब्राहिम हैदरी है। यहाँ से इंडस हॉस्पिटल कितना दूर है? बहुत कम दूर है। एक तो लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि वो अगर कोई कंडीशन सीरियस है माँ की तो उसको हम हॉस्पिटल लेके जाएं, तो लोग समझते हैं कि हॉस्पिटल लेके जाना जो है वो अल्लाह माफ़ करे कोई गुनाह कबीरा है
तो हॉस्पिटल नहीं लेके जाते। इसी तरह KPK में भी बहुत सारे ऐसे गांव देहात हैं जहाँ पर जो है वो ख़वातीन को हॉस्पिटल्स नहीं लेके जाते, वो घर पे ही दम तोड़ देती हैं। तो एक तो ये शऊर की बात करनी है हमने कि शऊर और आगाही फैलानी है कि भाई अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएँ ताकि उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। दूसरी बात, जो हमारी मवासलाती निज़ाम है, सड़कें ठीक नहीं हैं, और जो हमारे THU हॉस्पिटल हैं, देखिए मैं एक दफ़ा आपको बताऊं बड़ा किस्सा ज़बरदस्त। ये आंसू गोट है यहाँ पे इब्राहिम हज़री के पास। जी। तो वहाँ पे एक बड़ा सिंबॉलिक एक डिस्पेंसरी बनी हुई है, जिसे मकामी डिस्पेंसरी कहते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से है। वो उसका ढांचा मौजूद है जी। उसका ढांचा मौजूद है, और डॉक्टर की चेयर मौजूद है, लेबॉर्ट्री में भी 2 चेयर रखी हुई है, लेकिन वहाँ पर अमला मौजूद नहीं है, सही, दवाएं मौजूद नहीं है। देखें ये इसको कौन चेक करेगा? इसकी निशानदेही भी हमने की, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, जब इस तरह से मामलात होंगे तो फिर जो शरह अमवात जो है वो ज़चगी के जो है वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। ये और ये लापरवाही है, ये आप इसे कह लें कि ये रूगर्दानी है सारे मामलात की, नहीं होनी चाहिए। सही। और इसी तरह अगर हम ये अवेयरनेस कैंपेन दें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो महकमा सेहत है वो देखे कि कहाँ कहाँ जो है वो जो महकमा फूड है, महकमा सेहत और महकमा फूड, ये 2 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जो महकमा फूड है वो तो बदकिस्मती से कभी कभार कोई विजिट करता है कि बहुत सारे आपने देखा कि यार गली महलों में ठेले लगे हुए होते हैं, बर्गर्स हैं और फ्रेंच फ्राइज़ हैं, वो बिकती हैं, उनके अंदर जो ऑयल यूज़ होता है तो आप देखिए वो बीमारियाँ फैला रहे हैं। चलें जी, इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तो जी बात हो रही है कि ओवरऑल जो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ती हुई आबादी की वजह से बेहतर नहीं हो पा रहा, और अगर देखा जाए तो हर साल ज़चगी की वजह से जो है वो उस दौरान 11,000 माएँ जो है वो जान से हाथ धो बैठती हैं। इसके अलावा पीने का साफ़ पानी नहीं है। हेपेटाइटिस में हम पहले नंबर पर हैं कि सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस जो है वो पाकिस्तान में लोगों को हो रहा है, और आपको पता है कि हेपेटाइटिस के कई कॉजेज़ होते हैं। खुर्शीद भाई, लोगों की खुद अपनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खाने पीने की चीज़ों में पीने का पानी जो है वो बॉयल करके पिएं, वहीं जो मुताल्लिका हुकाम हैं, जो फूड से रिलेटेड इंस्पेक्शंस के इदारे हैं, उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन फूड रेस्टोरेंट्स पर, इन फूड स्ट्रीट्स पर जाएं और एटलीस्ट ये तो चेक कर लें कि खाना जो है वो अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसमें सफाई का मयार क्या है। देखिए, जो महकमा फूड की हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, महकमा फूड और महकमा सेहत, सही, तो महकमा फूड की जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी शहर में खाने पीने की अशिया जो लोग फ़रोख्त करते हैं, क्या उसमें समोसे हों, पकौड़े हों, जलेबियाँ हों, फिर बर्गर्स हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी फूड स्ट्रीट पे बेशुमार खाने पीने की चीज़ें लगी होती हैं, मिठाइयाँ हैं। लेकिन अब देखें, उसके बैकग्राउंड में हमें देखना पड़ेगा, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जाकर इसको मॉनिटर करें कि इसमें ऑयल कौन सा यूज़ हो रहा है, इसमें घी कौन सा यूज़ हो रहा है, इसमें दीगर जो जब बर्गर्स वाले देखें आप, उनके साथ जो केचप है वो केचप केमिकल वाला केचप है, तो उसको आप खा के जो है वो अपना मैदा भी ख़राब करते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात हुकूमत की है, देखिए मेरी सेहत ये मेरी ज़ाती जिम्मेदारी है। मैंने अपनी सेहत को किस तरह से मेंटेन करना है, मैंने कौन सा पानी पीना है, मैंने बाहर की कोई गन्ने का जूस पीना है या नहीं पीना, मैंने जो है वो बर्गर्स खाने नहीं खाने। तो ये जिम्मेदारी हमारी खुद की भी बनती है कि हम अपने आप को सेहतमंद रखें, तो अपनी जो मनसूबाबंदी है आपकी वो बनाएं, और फैमिली को साथ अगर लेके जाना है किसी जगह पे, अगर किसी खुले फिजा मकामात पे लेके जाना, तो हम तो यही करते हैं कि जब घर से बाहर जाते हैं फैमिली के साथ टूर पे, तो अपनी तमाम चीज़ें खुद बना के लेके जाते हैं कि वहाँ हमें कुछ भी बाहर से हमें अवेल ना करना पड़े। अगर आप पिकनिक पर भी जा रहे हैं या आप पार्क में जा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, तो बेहतर तरीका यही है कि आप बॉक्सेस के अंदर अपने जो चीज़ें हैं खुद बना के ले जाएं। आपने जो भी लेके जाना है, आप जो भी खाना चाहते हैं, फ्राइज़ है या जो भी आपको पसंद है, वो आप शाम के टाइम पे खुद बना के ले जाएं, कि वो आप वहाँ पर जो नाकिस घी और तेल वाली सूरत हाल होती है या जो सफाई के इंतजाम होते हैं, उससे लाख दर्जे बेहतर है। अब देखिए, हेपेटाइटिस में अगर हम पहले नंबर पर हैं, तो इसके लिए आप देखें कि ज़िम्मेदार कौन है। हम भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि अवाम भी सफाई का ख्याल नहीं रखते खाने पीने के मामले में। वो ये कहते नहीं ठीक है, टेस्टी है तो खा लें। तो क्या हर वो चीज़ जिसके अंदर जो है वो जायका है या टेस्ट है तो आप खा लेंगे, ये जाने बगैर कि वो साफ़ सुथरा बना हुआ है या नहीं बना हुआ है? कितना ज़रूरी है अवाम को एजुकेट करना? देखिए, अवाम को एजुकेट करना तो इंतहाई ज़रूरी है। देखिए, चाइना पाउडर जो मार्केट में मिलता है वो बैन है, चाइना पाउडर मार्केट में बैन है,
हुकूमती सतह पे भी बैन है, हाँ। फूड की सतह पे भी बैन है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में में available दस्तयाब है। हाँ। और इसी तरह आप देखें मशहूर और मारूफ जो कंपनियां हैं जी जो अमराज मैदे की दवाइयाँ जो फ़रोख्त करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, नाम नहीं लूँगा मैं, तो वो अब देखें जितनी भी मेडिसिन है वो इलाज नहीं कर रही, सही वो आपको हैबिचुअल बना रही है कि Habitual बना रही है। आपने हैवी अगर बर्गर्स खा लिए हैं, हैवी पिज़्ज़ाज खा लिए हैं, हाँ। तो आपने आपकी यार टैबलेट मौजूद है ना, फला टैबलेट आप ले लीजिए, हाँ। वो आप डाइजेस्ट भी कर देगी, लेकिन डाइजेस्ट वो जो खुराक आपकी वक्त से पहले डाइजेस्ट हो रही है तो इट्स मीन कि वो नुकसान कर रही है बॉडी में। नुकसान जो खुराक अपनी वक्त पर डाइजेस्ट हो, जिस्म में लगे और वो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी फराहम करे तो वो खुराक ठीक होती है। सही। लेकिन आपने यहाँ पिज़्ज़ा खा लिया या बर्गर खा लिया, आपने ड्रिंक्स ले लिए, हाँ। तो ये भी आपके मैदे को, लिवर को इफेक्ट करती है। इफेक्ट करती तो है। लिवर आपका मेन फूड फैक्ट्री है, मेन आपकी ब्लड की फैक्ट्री है। हाँ। तो इन सारी ड्रिंक्स से एनर्जी ड्रिंक्स, कोई एनर्जी ड्रिंक्स नहीं है, वो एक सॉफ्ट ड्रिंक कह रहे हैं आप उसको, हाँ। वो केमिकल ड्रिंक्स होती हैं। तो मैं सही। समझता हूँ हमें कोल्ड ड्रिंक से भी इज्तनाब करना चाहिए, बाहर की बर्गर पिज़्ज़ा से भी इज्तनाब करना चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए। इसमें कोई कबात नहीं है कि अगर आप अपने घर में खुद बना के कहीं लेके चली जाएँ तो उसमें कोई कबात नहीं है। आप अपनी सेहत ठीक है तो ये दुनिया आपको हसीन और जमील लगेगी, अगर सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है तो आपको दुनिया बेकार लगेगी। चले जी, जो महकमा फूड का काम है वो करेगा, लेकिन हम लोगों का काम ये है कि हम अपनी खुराक का एटलीस्ट ख्याल रखें और साफ़ सुथरा खाएं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये खबर कुछ इस तरीके से है कि आपने देखा होगा कि हम लोग बड़े ही लापरवाह हैं, हम खुद भी जो है वो सफाई का ख्याल नहीं रखते और हमारे जो मुतालिका महकमे होते हैं वो भी नेगलिजेंस दिखा रहे होते हैं। तो सूबाई वज़ीर अब्बासी जाम खान शोरों ने WWF पाकिस्तान की जानिब से मंछर जो झील है उसकी बहाली के लिए मुश्तरका और संजीदा जो कोशिशें हैं वो की हैं और हुकूमत झील के पानी को साफ़ करने, माहौल को बेहतर बनाने और आसपास के लोगों को ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए मुकम्मल ताउन करेगी, ऐसा कहना है जी वज़ीर अब्बासी सिंध। अच्छा जी, वज़ीर अब्बासी जाम खान शोरों का मंछर झील की बिगड़ती हुई हालत पर गहरी तशवीश का इजहार। ये वो मनाज़िर है मंछर झील के जहाँ पर ये सूरत हाल है कि ये झील जो है कितनी ज़्यादा, आप देखें कि इसको कहना चाहिए आबी आलूदगी जो होती है ना यहाँ पर वो है, यानी समंदर का पानी जो है वो अगर गंदा हो रहा है तो इस हवाले से लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए कि वो अगर वहाँ पर जाते हैं तो कचरा ना करें, कचरा ना फेंकें। अच्छा जी, शहरों और ज़रूरी ज़मीनों से आने वाले गंदे पानी, ख़ास तौर पर जो ये ड्रेन होता है, ड्रेनेज का जो पानी होता है, उस वजह से झील का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा खारा भी हो जाता है और खारा पानी होने की वजह से जो झील का कुदरती माहौल है वो भी मुतासिर होता है। अच्छा, अभी जिस तरह से हम खाने पीने के बारे में बात कर रहे थे कि वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि भाई हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम क्या खा पी रहे हैं और हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। सो वहीं पर ये कितना ज़रूरी है कि हमारे जो इस तरह के मुकामात हैं, जो हमारे पास ये झील हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, इनको साफ़ रखना कितना ज़रूरी है? देखिए, ये जो आपने बात की है माहौल की अवेयरनेस की, तो ये तो मिनहाजुल कौम हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी गली महल्ले को, अपने फ्लोर को, ख़ुद को, और जहाँ हमारी जिम्मेदारी हैसियत है सीनियर सिटीज़न के और एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के, हमारी ख़ुद की जिम्मेदारी बनती है कि हम जहाँ भी जाएँ, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्क में जा रहे हैं, हम किसी और के घर मेहमान बतौर मेहमान भी जाते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। कोई रैपर जो है वो हम किसी ऐसे मकामात में ना फेंकें कि किसी को तकलीफ़ हो। और देखिए, तकलीफ़ किसको होती है? तकलीफ़ फिर आबी हयात को होती है। आज जिस तरह से हम समंदर में सीवी साइड पर जाते हैं तो ढेरों हम सामान लेके जाते हैं, बॉक्सेस होते हैं, ड्रिंक्स होती हैं और दीगर जो पाउचेस होते हैं वो हम यूँ ऐसे ही फेंक देते हैं, हम उसको सही तरह से डस्टबिन नहीं करते हैं। तो देखें, जिस तरह से हमारा जो साहिल है ये आलूदा होता चला जा रहा है, इसकी वजह से ये पानी और यही कचरा फिर समंदर के बीच में जाता है, तो जिसकी वजह से फिर जो आबी हयात हैं उनको तकलीफ पहुंचती है, फिर वही फिश हम खाते हैं। और इसी तरह फिर ये जो इंडस्ट्रियल जो हमारी जो सनती एरिया है इसका पानी वहाँ जाता है। जब पानी वहाँ जाता है तो सारा ये केमिकल वाला पानी होता है, उसकी वजह से हमारी जो शुरुआत की ज़िंदगी है समंदर की वो खासी उसमें परेशानी में मुब्तला है, जो अभी हयात हैं वो परेशान है। उसके अलावा फिर जो लोग सीवी पर तफरी के लिए जाते हैं उनके भी पाँव में जो है वो खारिश होती है और फिर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं। तो ये हमें ख़ुद जो है वो बतौर किसी भी झील पर जाएँ, किसी भी सयाती मकाम पर जाएँ या फिर किसी पर, तो हमें ख़ुद जो है वो बतौर अच्छे पाकिस्तानी के, अच्छे शहरी के ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारे डस्टबिन के बॉक्सेस होते हैं तो तमाम वो चीज़ें हम डस्टबिन प्रॉपर करें ताकि हमारी हम खुद बरी ज़िम्मा हो जाएं, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें, बाद में फिर हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे। बाद में फिर हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दे। चले जी, शो में यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ओवरऑल बात करेंगे कि हमारे शहर में जो अमन अमान की सूरत हाल है उसके क्या हालात हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। अच्छा जी, हादसात पे हादसात जो हैं वो रोनमा होते हैं। कभी किसी की गफलत होती है, कभी किसी की गफलत होती है। कयूमाबाद में जो है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कयूमाबाद इकरा यूनिवर्सिटी के करीब मुसाफिर बस जो है वो उलट गई है। मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम्स मौके पर जो है वो पहुँच गई। अच्छा जी, ज़ख्मियों को तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ट्रैफिक पुलिस का अमला भी वहाँ पर मौके पर जो है वो पहुँच गया था। इसके अलावा बस को हटाने के लिए जो है वो क्रेन तलब की गई, फिर ट्रैफिक की रवानी जो है इस हवाले से ताकि बहाल कराई जा सके। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। अच्छा, ये जो मुसाफिर बस है जिसकी ये मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं, इस बस में तकरीबन जो है वो 35 अफराद सवार थे और 15 अफराद जो हैं इसमें से ज़ख्मी हुए हैं, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। ज़ख्मी जो हैं उनको जिन्ना अस्पताल जो है वो ले जाया गया है। ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो जाए हुआ पर मौजूद हैं और ये इकरा यूनिवर्सिटी की जो है कयूमाबाद में उसके करीब ये मुसाफिर बस जो है वो उलट गई है। अच्छा, जब भी कभी हम इस तरह से सुनते हैं ना कि मुसाफिर बस उलट गई है और वाक़या पेश आया है, लोग अंदर बैठे हुए थे, उसके 2 या 3 रीज़न होते हैं खुर्शीद भाई। एक उसमें ये होता है कि बस या तो तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा कर रही होती है, कोई और बस होती है उससे वो लगा रहे होते हैं, रेस लगा रहे होते हैं, या फिर जो बस का ड्राइवर है उसका कंट्रोल नहीं होता अपनी ड्राइविंग के ऊपर, या उसके कोई और रीज़न भी हो सकते हैं, उसको किसी ने हिट किया होता है। क्यों इतनी लापरवाही का मुजाहरा करते हैं ये बस ड्राइवर हजरात कि इनको पता होता है कि पीछे जितने लोग बैठे हैं वो कीमती जाने हैं, वो किसी के घर से हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियाँ हैं। इतनी लापरवाही का मुजाहरा और उसके बाद फिर इसी ड्राइवर को थोड़े दिनों बाद ही बाहर आएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा, ज़मानत हो जाएगी, फिर ये इसी तरीके से बस ड्राइव करेगा और समहाउ मैक्सिमम जो एक एक्सपेक्टेड चीज़ें सामने आती है उसमें जी नशे में था, रेस लगा रहा था, लापरवाही, कोताही, ये कब तक चलते रहेंगे मामला? देखिए, ये तो शहर कराची के साथ बड़ी ज़्यादती है। हाँ, कि सड़क पर चलते हुए राहगीर को, मोटरसाइकिल पर चलते हुए मोटरसाइकिल सवार को, खा वो नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, इस तरह के मुतअद्दिद हादसात इस कराची का माजी का हिस्सा बन चुके हैं और अभी भी बन रहे हैं। 4 रोज़ कबल भी एक इसी तरह तेज़ रफ्तार जो है वो ट्रेलर ने फुटपाथ से ट्रेलर टकरा दिया था, जिसकी वजह से कोई हादसा तो रोनुमा नहीं हुआ, लेकिन ये हादसा कराची की रोज़ की तारीख बनती चली आ रही है और इसकी बेसिक बुनियादी वजह इस ड्राइवर्स की गलती ही होती है और उनकी नींद का ना पूरा होना है। देखिए, ये मैं आपको बताऊं, 18 घंटे 19 घंटे ये जो मज़दा के ड्राइवर्स होते हैं मुसाफिर बसेस के, तो ये 18 से 19 घंटे ड्यूटी करते हैं, ठीक है। और फिर ये जब सुबह 5 बजे से लेकर रात 11-12 तक ड्यूटी करते हैं तो इनको सुबह फिर जल्दी पहुंचना होता है और इनकी जो टाइमलाइन है, जो स्टॉप की टाइमलाइन है वो मैच कर रही, इनको वो चेज़ करनी होती है। उस चेजिंग को चैलेंज करते हुए ये एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इंसानी जानें ज़ाया होती है। और मैं तो समझता हूँ ये हूँ कि अगर ट्रैफिक पुलिस एहलकार या ट्रैफिक जो सार्जेंट उस वक्त खड़ा हुआ है, एसओ खड़ा हुआ है, अगर वो उस ड्राइवर को गिरफ्तार कर ले तो उससे निशाना इबरत होना चाहिए कि दोबारा उसका लाइसेंस मनसूख हो। लेकिन कोई तो हम सिंबॉलिक सेट करें ना, कोई मिसाल ऐसी सेट करें कि हाँ इस तरह का कोई वाक़या हुआ था माजी में और फलां ड्राइवर को इस तरह सज़ा मिली, इसको पनिशमेंट मिली थी, उसका लाइसेंस मनसूख हो, उसका जो ट्रांसपोर्ट का जो रूट है वो कुछ दिन तक मअतल होना चाहिए ताकि उसको नुकसान तो हो, उससे कोई सिंबॉलिक कोई पनिशमेंट तो मिले। लेकिन हमारे यहाँ से कोई पनिशमेंट का सिस्टम ही नहीं है। सही है, उस तरह से हमारे यहाँ जो है वो सज़ाएं नहीं दी जाती जिस तरह से दी जाएं और मामला जो हैं वो बेहतर हो जाएं। बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें। आप हमारे साथ रहिए, हेडलाइंस ब्रेक है और उसके फौरी बाद हम वापस आ रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करेंगे हम एफएफसी के हवाले से। अच्छा जनाब, ये फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है, आज हम इस कंपनी के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि ये कंपनी कैसे काम करती है और ज़मींदारों के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उनको सिखाया जा सकता है और ये कंपनी जो है इसके कितने कंपोनेंट्स हैं और किन चीज़ों पर ये बात करती है। तो इस कंपनी के हवाले से आज हमारे साथ जो यहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जनाब अब्दुल हमीद लोधी साहब, जो कि मैनेजर हैं हेड ऑफ फार्म एडवाइजरी सेंटर हैदराबाद से, और उनके साथ हैं मोहम्मद हसन हबीब, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं हेड ऑफ एग्री टेरिटरी मीरपुर खास से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम जो है वो हमारे शो के लिए निकाला। सर, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का जो मुख्तसर तारुफ और किसानों के लिए एग्री सर्विसेज डिपार्टमेंट का किरदार है, उस हवाले से जानना चाहूँगा। जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आपने हमें इनवाइट किया इधर, और आज हमें ये मौका मिला कि हम फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के बारे में और स्पेशली फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो अपने काश्तकारों के लिए जो काम कर रही है
उसकी कुछ मुख्तसरन जो है वो मैं आपको तफसील बता सकता सही। हूँ। बेसिकली फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है, जिस वक्त हमारी पहली सोना यूरिया की बोरी मार्केट में आई आज से 40 साल पहले, उससे 1 साल पहले हमने ये डिपार्टमेंट कायम किया। और इस डिपार्टमेंट का मकसद हमारा ये था कि हमने अपने छोटे फार्मर को, जिसके पास इतनी नॉलेज नहीं है, जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके जो है वो अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकें, उसके लिए हमने जो है वो एक पूरी टीम डेवलप की जी। कि वो हमारी टीम फार्मर के पास जाती है, उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि उसने अपनी ज़मीन की देखभाल कैसे करनी है, सही। अपने फसलों की काश्त कैसे करनी है, सही। और उन फसलों से मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरीके से गेन करना है। सही। तो बेसिकली इस वक्त अगर हम देखें, फूड सिक्योरिटी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मेजर जो है वो है, और उसमें उनकी हर गवर्नमेंट की और हर मुल्क की यही कोशिश है, ख्वाहिश है कि वो अपने लोगों के लिए अनाज पैदा कर सकें। सही। और हमारे पास जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जो है हमारे पास अल्लाह पाक ने जो पाकिस्तान का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। 4 किस्म के मौसम है हमारे पास, बेहतरीन हमारी ज़मीनें हैं, हमारे पास वाफर मिक़दार में पानी मौजूद है फसलों के लिए। सिर्फ़ अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो कमी मैं समझता हूँ कि ये है कि हमने जो है उन चीज़ों को जो अल्लाह पाक ने हमें दी हैं उनको इस्तेमाल कैसे करना है। सही। अगर थोड़ा सा हम इन चीज़ों को इस्तेमाल बेहतर तरीके से करना शुरू कर दें तो हमारी यील्ड जो है, फसलों की जो पैदावार है, उसमें इतनी गुंजाइश मौजूद है कि ना सिर्फ ये कि हम अपनी मुल्क की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, बल्कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को हम अनाज जो है वो दे सकते हैं। तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की पूरी कोशिश है कि छोटे फार्मर के पास, गरीब फार्मर के पास, ऐसा काश्तकार जो अपनी ज़मीनों पे रहता है, उसको जो है उसकी ज़मीन पे जाके जो है वो अवेयरनेस दी जाए, मालूमात दी जाए। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक इल्म है, तालीम है, और इससे बढ़कर जो है ना कोई और खिदमत नहीं हो सकती। बिल्कुल, किसी को अवेयरनेस देना, किसी को बताना कि उसकी ज़िंदगी में किस तरह से बेहतरी आ सकती है, किसी को बताना कि उसकी ज़मीन जो है उसको किस तरह से फ़ायदा दे सकती है, ये बड़ी एक अच्छी बात है। अच्छा, हसन भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई, फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए अहम खुराकी अज्जा कौन से हैं और इनका क्या किरदार है? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं CT21 आपका मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें मौका दिया ताकि हम काश्तकारों की रहनुमाई कर सकें और अपनी ख्यालात का इजहार कर सकें। सही। तो आपने बड़ा बुनियादी और बेसिक क्वेश्चन किया है मेरे से, तो मैं ज़रा चाहूँगा इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में काश्तकारों भाइयों को बताऊँ। जी जी। देखें, जैसा कि हमें पता है कि जो ज़राअत है ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी को अगर एनाटॉमी किया जाए ना, देखा जाए तो उसमें जो अहम एक है वो मोरे होते हैं, ठीक है ना। अगर मोरे ठीक है तो रीढ़ की हड्डी ठीक है। सही। तो वो जो मोरे हैं ना वो हमारे काश्तकार भाई हैं। अगर वो खुशहाल हैं, ठीक हैं, तो हमारी जो मिशियत है, रीढ़ की हड्डी है, वो ठीक है। सही। हालिया दौर में जिस तरह आपको पता है कि पानी के मसाइल हैं, मौसम की तब्दीलियों से हमारी फसलों की पैदावार कम आ रही है। तो आज के दौर में ज़राअत मुनाफा बख्श तब ही मुमकिन है जब हम अपने अखराजात को मैनेज करें और औसत पैदावार को बढ़ाएं। जो ज़मींदार 10 मन ले रहा है वो 15 पे आए, जो 20 मन ले रहा है वो 25 मन पे आए। ये जो अजाफी पैदावार है यही अखराजात को भी मैनेज करेगी और मुल्की सतह पे भी अपना हिस्सा किरदार अदा करेगी। तो उसके लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें खुराकी अज़्ज़ा कौन कौन से पौधे को रिक्वायर हैं, कौन कौन सी किस मिकदार में, और पौधे में उसमें का क्या फंक्शन है, उसके मतलब मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि जो इनकी 2 कैटेगरीज़ हैं, एक अज़ाए कबीरा है, एक अज़ाए सगीरा है। सही। अज़ाए कबीरा से मुराद वो खुराकी अज़्ज़ा हैं जो ज़्यादा मिकदार में चाहिए, और जो थोड़ी मिकदार में चाहिए वो अज़ाए सगीरा है। इसकी मिसाल मैं बिल्कुल ऐसे ही दूंगा कि जिस तरह किसी बच्चे को हम देखते हैं उसकी सेहत अच्छी होती है तो हम कहते हैं यार इसकी मम्मा इसको क्या देती हैं, इसकी बड़ी अच्छी सेहत है जी। इसी तरह अगर पौधे को खुराक मुतवाज़न और अच्छी दी जाए तो उसकी सेहत भी अच्छी होएगी और वो ज़ामन होगी अच्छी पैदावार देने में। सही। तो इसमें जो कुदरती तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कैटेगरीज़ हैं अज़ाए कबीरा जो ज़्यादा मिकदार में पौधों में चाहिए वो 6 खाद्य हैं, टोटल 6 खुराकी अज़्ज़ा हैं। उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन।
ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हैं, ये कुदरती तौर पे हमें हवा पानी से मिलते हैं खुराकी अज़ा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश ये हम कीमियाई खादों के ज़रिए देते हैं। इसके अलावा 2 खुराकी अज़ा ऐसे हैं जो पौधे को थोड़ी मिकदार में चाहिए। ये अगर ना भी दें हम, पौधा अपना लाइफ साइकिल तो मुकम्मल कर लेगा लेकिन अपनी पैदावार कम कर देगा। उसमें वो हमारी जो ज़मीनों में जिसकी कमी भी आई है वो जिंक और बोरान है। जिंक, हाँ, जिंक और बोरान है। अब मैं इनकी आपको फादियत बताऊंगा और अकेले अकेले का रोल बताऊंगा। अब सबसे पहले बात कर लें हम जो नाइट्रोजन है, जो यूरिया की शक्ल में देते हैं, इसका बुनियादी काम क्या है। नाइट्रोजन एक फोटोसिंथेसिस अमल है जिसमें पौधा अपनी खुराक खुद तैयार करता है। इंसानों में और पौधों में यही फ़र्क है कि हम बनी बनाई खुराक खाते हैं, पौधा अपनी खुराक खुद तैयार करता है। तो नाइट्रोजन का मेन काम है कि इसने पौधे को बढ़ोतरी देनी है, ग्रीन कलर देना है। तो एक फोटोसिंथेसिस के अमल में जो मेन कंटेंट है वो क्लोरोफिल का, वो नाइट्रोजन जो है उसका मेन बुनियादी जुज़ है। तो पौधे की बढ़ोतरी का इसका सिर्फ काम है। सही। ये ज़्यादा देंगे तो फसल ज़्यादा सरसब्ज होगी और कीड़ों का अटैक भी ज़्यादा आएगा, बीमारी का अटैक भी ज़्यादा आएगा। इसका मतवाज़न इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरा खुराकी अज़ा मेन है वो फॉस्फोरस है। ये बहुत अहम है। जो काश्तकार भाई हमारे अक्सर इसमें नेग्लिजेंस भी करते हैं, पूरी खाद नहीं डालते फॉस्फोरस की ना, जो DAP खाद की शक्ल में हम देते हैं। ये इसको नीचे वाली खाद कहते हैं क्योंकि इसको शुरू में ज़मीन की तैयारी के वक्त डालते हैं। सही। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि जिस तरह हमारा कोई घर हम बनाए तो उसकी अगर बुनियाद मजबूत होगी तो घर की इमारत भी ठीक खड़ी रहेगी। सही। तो शुरू वाली खाद अगर हम पूरी देंगे तो आगे जड़ें सही अफजाइश करेंगी, आगे तना लगेगा, तने के आगे बाद जो फल लगेगा वो बड़ा निगर होगा और उसका वजन बढ़ जाएगा। सही। तो ये बहुत अहम है। तो मैं तो बल्कि काश्तकारों को ये भी कहता हूँ कि अक्सर काश्तकारों के पास जानवर होते हैं तो ये अपने चाराजात फसलों में भी फॉस्फोरस का इस्तेमाल करें। सही। हमारे जानवर आपने अक्सर देखा पीछे से हड्डियाँ निकली होती हैं, तो वो फिर जब एनिमल डॉक्टर को बुलाते हैं तो वो फॉस्फोरस के इंजेक्शन लगाते हैं। तो उससे बेहतर है कि हम चाराजात फसलों में फॉस्फोरस का इस्तेमाल करें। सही। हमारी जब ज़मीनों में इसकी कमी नहीं होगी तो डेफिनेटली वो जानवरों में भी नहीं आएगी। आगे तीसरी बहुत अहम खाद है जो पोटाश है जी। इसका बड़ा फ़ायदा है। इसकी मिसाल मैं बिल्कुल ऐसे दूंगा कि जिस तरह गाड़ी में आपकी क्लच और रेस का काम है, सही। दोनों में से अगर एक ठीक ना हो तो आपकी गाड़ी सही चलती नहीं है। सही। पौधे में भी इसी तरह खुराक की और पानी की तरसील अच्छी नहीं होती अगर ये खाद ना दी जाए। जिस तरह कुव्वत मदाफियत की मैंने बात की कि ये खाद कुव्वत मदाफियत पैदा करती है, तो आजकल जिस तरह हालिया दौर में क्लाइमेट चेंज की बहुत बातें लोग करते हैं, मौसम की तब्दीलियों से हमारी औसत पैदावार फसलों की कम आ रही है। सही। तो ये जो है कुव्वत मदाफियत देती है। अच्छा। इसकी मिसाल मैं आपको इसी तरह आसान अफज़ा में बताऊंगा कि जिस तरह आपने देखा कि पीछे खुदा न खास्ता कोरोना आया था, जी जी। तो जो लोग सेहतमंद थे, कुव्वत मदाफियत जिनके अंदर थी, उनके अंदर ये बीमारी नहीं आई। सही। लेकिन जो कुव्वत मदाफियत कम वाले लोग थे उनके अंदर ये बीमारी भी आई। सही। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपनी फसलों की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। शुगर केन की बात करें तो मिठास पैदा करेगा इसके अंदर, और सब्जियात में देखें तो क्वालिटी आप उसकी सब्जियों की, फलों की, उसकी जिल्द आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई इसमें कोई चीज़ डाली है। सही। उसके बाद जो बहुत अहम 2 खुराकी अज़ा मैं बात करना चाहता हूँ वो बोरॉन और जिंक की है। चलें इसके बारे में जो है वो बात करेंगे, इन 2 खुराकी अज़ाओं के बारे में इस ब्रेक के बाद। शो में या वक्त में इंस्टेंट ब्रेक का आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। तो हम बात कर रहे हैं FFC से रिलेटेड कि ये जो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है ये किस तरह से बेनिफिशियल है तमाम ज़मींदारों के लिए, और मज़ीद जो है वो क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है इन तमाम तर लोगों को। हसन भाई हमसे बात कर रहे थे और खुराकी अज्जा के बारे में जिक्र कर रहे थे। हसन भाई वो 2 कौन सी और मज़ीद खुराकी अज्जा हैं जिनके हवाले से आप बात कर रहे थे? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैं अपनी बात कर रहा था कि 2 खुराकी अज्जा ऐसे हैं जिनमें अब ज़मीनों में जिसकी कमी आ गई है, वो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा इंपॉर्टेंट है खुराकी अज्जा जो जिंक है। सही। हमारी ज़मीनों में तकरीबन 85% ज़मीनों में जिंक की कमी आ गई है। सही। तो अगर वो ज़मीनों में कमी है तो डेफिनेटली वो इंसानों में भी कमी है। हाँ। तो जिंक का अब क्या काम है पौधे में, ये क्यों देनी चाहिए? जिंक का बुनियादी तौर पे काम है कि इसने आपकी जो शगुफ़े हैं, टिलरिंग है शुरू में, उसको बढ़ाना है, उसको तेज़ करना है। दूसरी बात यह है कि जिंक से आपको जो मेन फ़ायदा होगा कि आपकी फसल की क्वालिटी बेहतर होगी। सही। जिंक अब 50 साल की उम्र के बाद अक्सर डॉक्टर सरबेक्जीक की गोली लिख के देते हैं, वो जिंक का एक सोर्स है। हाँ। पूरी दुनिया में जितने नामलूद बच्चों की अमवात हो रही है, बच्चों की यादाश्त कमज़ोर हो रही है, बच्चियाँ जल्दी जवान हो रही हैं, वो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से है। तो कम अज़ कम अपनी फसलों में भी जिंक का इस्तेमाल करें। आपने अक्सर काश्तकार भाई ये कहते हैं कि हमने खाद भी दी है, लेकिन पानी भी दिया है, और भी चीज़ें दी हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ नहीं हो रही पौधे की। तो वो जो बुनियादी तौर पे वो जिंक की डेफिशिएंसी होती है, जैसे ही वो जिंक देते हैं तो आपकी ग्रोथरी और टिलरिंग उसकी पौधे की बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, सही। उसके बाद जो दूसरा खुराकी अज़ा है बहुत अहम है, वो बोरान है।
अच्छा। अब बोरान का पौधे में काम क्या है, ये अम्ल ज़ेरगी में बड़ा अहम किरदार है। पोलन ट्यूब जितनी अच्छी होगी, मेल और फीमेल का जितना अच्छा मिलाप होगा पौधे में, उतना आपको अच्छा आगे फल मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि छली खाई होगी आपने, तो छली के ऊपर अक्सर आपने छली के ऊपर देखा होगा दाने मिस होंगे, दाने कम होते हैं, नहीं लगे होते, वो आपकी बोरान की डेफिशिएंसी है। उसके बाद मूंजर पूरा होगा लेकिन उसमें दाने नहीं होंगे, सिट्टा पूरा होगा, दाने नहीं होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल जिस तरह मौसम की तब्दीलियों की वजह से कपास की बात करें तो फूल गड्डी नीचे उसकी शेडिंग हो रही है, वो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से है। बागात की बात करें तो आम अमरूदों का जो केरे का मसला है, जो शेडिंग होती है फ्रूट की, वो बोरान की डेफिशिएंसी की वजह से है। तो लिहाजा अगर ये तमाम जो मैंने आपको अज़ाए कबीरा और अज़ाए सगीरा हम मतवाज़न तरीके से इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला हमारी फसलों में काश्तकार भाइयों में एक अजाफी पैदावार भी देखेंगे और मुनाफा भी इंशाल्लाह इसमें देखेंगे। चलें जी। अच्छा ये बताएं सर कि फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए पानी और मिट्टी का तजिया क्यों ज़रूरी है? जी बेसिकली इस वक्त उस काश्तकार है उसके पास कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है कि उसको ये पता चल सके कि उसकी ज़मीन में कितनी खुराकी अज्जा मौजूद हैं। सही। और जो वो फसल काश्त कर रहा है उसकी ज़रूरत कितनी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी अपने हर ज़मींदार को ये सहूलत दे रही है और मुफ्त सहूलत दे रही है कि उसकी मिट्टी और पानी का तज्जिया करके हम उसको बता सकते हैं कि उसकी ज़मीन में कौन कौन से खुराकी अज्जा कितनी मिक़दार में मौजूद हैं और जो फसल वो लगाना चाह रहा है या जो फसल लगा रहा है और उसकी कितनी पैदावार वो उस जगह से ले सकता है। उसने जो अपनी खादें हैं उसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, किस वक्त में करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, तो वो सारा जो है हम जो है उसको सॉइल की एनालिसिस करके दे सकते हैं। सही। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस सबसे पहले इलाज शुरू करने से पहले टेस्ट जो है वो करवाता है। तो उसी तरीके से जो है अब पूरी दुनिया में ये है कि ज़मींदार अपनी फसल काश्त करने से पहले अपनी ज़मीन का चेक करवाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की और कितनी बड़ी सहूलत है। तो मेरी जितने भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरी यही जो है वो रिक्वेस्ट होगी कि वो अपनी ज़मीन का तजिया ज़रूर कराएं, जिस जगह से भी करवा सकते हैं ज़रूर करवाएं। फौजी फर्टिलाइज़र की जो है वो उनके लिए बिल्कुल ये फ्री ऑफ कास्ट जो है वो सर्विस मौजूद है। अच्छा ये सर्विसेज आप फ्री जी ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। सही। तो इंशाल्लाह जो है उससे ये होगा कि एक तो उनके अखराजात जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगे, कोई एक्सेस फर्टिलाइज़र जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी, जितनी फसल की ज़रूरत है वो और एक इस्तेमाल बैलेंस जो है वो असेसमेंट हो जाएगी। जी बिल्कुल सही। अच्छा हसन भाई ये बताएं कि खादों की ज़मीन में अफादियत को बेहतर कैसे किया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कि जिस तरह देखें हम खादों की बात चल रही है तो खादों की ऑफ टेक भी आप डाटा देखें तो बढ़ी है, लेकिन हमारी पैदावार वहाँ स्टैग्नेट है, वो नहीं बढ़ रही। तो ये सारे मसाइल हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ जो काश्तकार भाई एक जो चीज़ काम नहीं करते वो ये है कि काश्तकार भाइयों ने कुदरती खादों का इस्तेमाल छोड़ दिया जो ज़मीन की सेहत के ज़ामन थे। अब कुदरती खादें वो कौन सी थी? कुदरती खादों में गोबर की खाद, फार्म यार्ड मैन्योर जिसे कहते हैं, ठीक है, वो जब नामियाती मादा ज़मीन में पूरा होगा कि आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी भी बढ़ेगी और खादों की फादियत भी बढ़ेगी। सही। अब काश्तकार भाई कहते हैं कि हमें इतना अवेलेबल नहीं है गोबर की खाद, तो मैं कहता हूँ कि अगर साल में 4 फसलें काश्त करते हैं तो 4 की जगह हम 3 काश्त करें, एक फसल की जगह हम ग्रीन मैन्योरिंग करें, हम जंतर लगाएं और उसको ज़मीन में रूटावेट कर दें, वो भी सरसब्ज़ खाद है, इसको ग्रीन मैन्योरिंग भी कहते हैं। तो जब वो कुदरती खाद ज़मीन में जाएगी तो हमारी खाद की अफादियत भी बढ़ेगी। सही। उसके लिए साइंसदानों ने 4 बुनियादी रूल बनाए हैं जिन्हें 4R न्यूट्रिएंट्स हैं। उसका पहला जो रूल है खादों का अगर मतवाज़न इस्तेमाल करना है तो खादों की जो 4 बुनियादी असूल हैं उसमें पहला असूल है कि राइट सोर्स। सही। कि आपने जो खाद का इंतखाब काश्तकार भाई ने करना है वो देखे कि वो खाद में खुराकी अज़ा कितने हैं, सही, किस मिकदार में है। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है कि पौधे को ये नहीं होता कि मुझे 4 बोरियां दे दी, 5 बोरियां दे दी। पौधे को सिर्फ किलो में खाद चाहिए कि 1 टन पैदावार के लिए पौधे को 12 किलो 15 किलो ज़मीन से इतनी नाइट्रोजन इतनी फॉस्फोरस, ये मुख्तलिफ फसलों में मुख्तलिफ इसकी वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन इसके अलावा साथ साथ ही दूसरा जो रूल है बड़ा अहम है, वो क्या है कि राइट
सोर्स हो गया, उसके बाद राइट डोज, जो अब्दुल हमीद लोधी साहब ने बड़ी डिटेल में बताई कि ज़मीनों का तजिया करवाएं। हमें पता होना चाहिए कि ज़मीन में किस चीज़ की कमी है, उस हिसाब से हम खाद डालें। तीसरा जो बहुत अहम स्टेप है वो है कि आपने सही वक्त पे डालनी है खाद, वक्त। अच्छा, अब किस वक्त पे डालनी है ये बहुत अहम है। सही। और इसमें काश्तकार भाई बहुत एक बड़ी गलती करते हैं। मैं यूरिया की बात करूंगा, जो एक गैस है। अक्सर काश्तकार भाई पानी हमें लेट मिलता है तो दोपहर टाइम उसको छटा दे देते हैं, उसके बाद पानी लेट लगाते हैं, तो ये गैस है, ये 70 से 80% आपकी खाद ज़ाया हो जाती है। सही। इसका बेस्ट टाइम ये है कि इसको सुबह के वक्त या शाम के वक्त आप इसका छटा करें, उसके बाद पानी लगा दें। अच्छा, बदीन और ठट्टे की बात करें, यहाँ चावल लगते हैं तो मैंने यहाँ देखा है कि खड़ी फसल में पानी गर्म होता है और यूरिया का छटा दे रहे होते हैं, सही। तो आपकी सारी खाद 70% बुखारात में चले जाती है और पौधे को नहीं मिलती, वो आपकी खाद पौधे ज़या को नहीं है। मिलती, सही। तो ये आपने वक़्त का बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद तरीका, ये बहुत अहम है कि किस तरीके से आपने खाद डाली है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि पौधे की जड़ों के करीब खाद डालें। जो नाइट्रोजन खाद है ये ज़मीन में जहाँ भी पड़ी होगी पौधा उसको ले लेगा, लेकिन फॉस्फोरस ये इमोबाइल नहीं है, ये फिक्स अच्छा। हो जाती है, जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहती है। सही। इसको आप जड़ों के करीब डालें, इसको बैंड प्लेसमेंट भी कहते हैं कि अच्छा। ये जड़ है आपकी और ये खाद का दाना है, सही। और आपकी अफादियत Very बढ़ close to the जाएगी, root। वेरी क्लोज टू द रूट। सही। तो जब ये आप काम करेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी खादों की फादेगी, आपका एक्सपेंस भी मेंटेन होगा और आपकी इंशाल्लाह ताला आपकी क्वालिटी के साथ साथ पैदावार भी इसमें इजाफा होगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया हसन भाई हमारे शो पर आए, और बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल हमीद साहब जो है हमारे शो पर आए, और हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो FFC है वो ख़ास किरदार अदा कर रही है ज़मींदारों के लिए और उनको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो शो में यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का, वापस आएंगे और दीगर स्टोरीज़ पे डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात करते हैं आंतों के कैंसर की। अच्छा, ये जो आंतों का कैंसर है बहुत ज़्यादा अब इन्हेंस होता जा रहा है, बहुत सारे लोग जो है इस हवाले से कंप्लेन लेकर आते हैं। अब ये आंतों का कैंसर क्यों होता है, इसकी क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, किन लोगों में होता है, इसकी कितनी शरह है पाकिस्तान में, और ये किस वजह से होता है? क्या कोई ऐसी मखसूस डाइट है जिसकी वजह से ये आंतों का कैंसर हो जाता है? क्या कोई इस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ये आंतों का कैंसर हो जाता है? समटाइम्स जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली ये भी बहुत सारे लोग कोट करते हैं कि जो लोग बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें आंतों का कैंसर जो है वो ज़्यादातर इन्हांस हो जाता है। तो इसकी एक्चुअल वजूहात क्या हैं, ये क्यों होता है, इसका इलाज मुमकिन है या नहीं, किस तरह से जो है इसकी कोई रेमेडी है या नहीं, इस हवाले से आज बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर निदा शकील ने और डॉक्टर सुकैना चरानिया ने, जो कि हर्बनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा मैम, आपसे स्टार्ट करते हैं जी। ये बताइए कि ये जो आंतों का कैंसर है बेसिकली क्या होता है, क्यों होता है और किन लोगों में ज़्यादा होता है? देखिए, एलोपैथिक पर अगर हम जाते हैं तो शी इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल, Yes. बट आई विल गो डायरेक्ट सिंपल वे जो लोगों को आराम से समझ आ जो जाए। remedy, ठीक है, हाँ, सही। क्योंकि रेमेडीज भी मैं दूंगी, सब कुछ दूंगी, हाँ। लेकिन उसकी वजह जो मेरी नज़र से गुजरा है, हाँ। बेसिकली कोई भी कैंसर का इलाज इतना कामयाब नहीं है सो फार जो मैं देख रही हूँ। अच्छा। और मैंने बहुत सारे पेशेंट डील भी किए हैं। सही। जो बड़ी उम्र के जो लोगों को कैंसर आंतों का होता है, हाँ। तो वो उनकी रीज़न है कि वो दे आर बीइंग ईटिंग सो मैनी पेन किलर्स, लॉट ऑफ पेन किलर्स। अब बॉडी रेजिस्ट करती है, जैसे स्टमक में जाता है उधर आंतों में जाता है तो वो खुश्की यानी अपनी ड्राइनेस छोड़ता है, सही। तो और वो पूरी आंतों को छील डालता है अंदर जाके, और उधर से कोई ज़ख्म बन जाता है। Yes. तो ये एक रीज़न है। और आपको पता है जब उम्र बड़ी होती है तो इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, आपका सही। जो मदाफ़ी निज़ाम आप जो उर्दू में बोलेंगे उसको। तो जैसे अब मेरी जैसे आई एम 65, तो आई ट्राई नॉट टू टेक टू मच ऑयल, तेल, बड़े का गोश्त, ये सब मैं अवॉइड Avoid करती हूँ, करती हैं, क्योंकि मेरी सही। एज है, मेरा वो यंग एज नहीं है कि मैं सब हज़म कर जाऊँगी। तो जब आपकी आंतें ख़राब होगी तो आपका लिवर कन्फर्मली डैमेज होगा, और जब लिवर भी डैमेज होगा तो किडनी पर खून अच्छा नहीं बनेगा और अच्छा फिल्टर नहीं होगा। तो देयर इज़ ऑल द थिंग्स आर टुगेदर एट वन साइड इन द स्टमक। तो जैसे अभी आप पूछेंगे कि क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो पहले तो आप इनसे क्वेश्चन कर लें कि नहीं आप वही कंटिन्यू बताऊं? करें। हाँ, ओके, बिल्कुल, हाँ बताएं। ठीक है। क्या खाना अब चाहिए और देखिए, क्या नहीं मैं खाना चाहिए, जो, क्या करना चाहिए एक्चुअल में? जी। मैं कुछ कावे भी बता देती हूँ कि वो जी, आप sure। लोग जैसे कि खुश्की बनती है, इनकी जो बिगनिंग होती है। अच्छा, सबसे पहले तो ये 4 उंगलियां होती है ना, अपने लिवर को और डाइजेशन को चेक करने के लिए होती है। अब मैं लैब में जाऊं, लैब से ये टेस्ट कराऊं, वो कराऊं, बहुत सारे पैसे लगते हैं। और मुझे कोई साइन एंड सिम्टम्स
वो भी मैं बता रही हूँ कि मोस्टली क्या होता है। तो ये 4 उंगली जो आप फर्स्ट स्टेज है, और पाकिस्तान में जो आंतों का कैंसर जो मैंने देखा है वो मोस्टली गुटखे, सिगरेट और सुपारी है। राइट। एक छोटा सा बच्चा भी इस वक्त गुटखा खा रहा है, अच्छा। तो उसका इलाज हमने फ्री शुरू कर दिया है। इफ समबडी वांट टू लीव दिस गुटखा एंड ऑल दिस, तो वी कैन गिव देम द फ्री मेडिसिन। सही। ठीक है। एक 4 ये उंगली आप लोग अपना लिवर और डाइजेशन अपने तौर पे चेक कर सकते हैं। ऑन अल्टरनेट मेडिसिन वी चेक फर्स्ट लाइक दिस, ऐसे पूरी 4 उंगलियां मुंह में जानी चाहिए। ठीक है। स्ट्रेट ये 4 उंगलियां मुंह में जानी चाहिए। हाँ, इससे तो इससे हम आपके लिवर और डाइजेशन की पोजीशन पता चलती है। अगर 3 जा रही है तो आपका डाइजेशन सिस्टम और लिवर में प्रॉब्लम है। अच्छा। देन यू कैन स्टार्ट। और उसके साइन एंड सिम्टम्स तो पहले से ही आ रहे हैं आपके पास। सही। आपको खाना हजम नहीं हो रहा है, एसिड फॉल आपके हो रहे हैं, आप जाती हो इतनी जलन होती है कि बस समझो कि मैं आग में पड़ी हुई हूँ। और बाउल सिस्टम आपका सख्त हो जाता है, या बहुत लूज मोशन पे डिपेंड ऑन इंडिविजुअल के बॉडी केमिकल के। तो ये सब सिम्टम्स है। और लोअर एब्डोमेन और हायर एब्डोमेन ऊपर की साइड पे आपको हर वक्त एक ब्लोटिंग होती है, सूजन जैसा होता है। और टॉप ऑफ दैट सिर्फ वो नहीं, इसके अलावा आपको जो है ना ऐसा लगता है कि गैस मुझे बर्प आ रहा है लेकिन वो आता नहीं, इस चीज़ की वजह से आपके शोल्डर और सर दर्द होता है। ये सब साइन एंड सिम्टम्स है। ठीक है। डॉक्टर निदा, ये बताइए कि आंतों का कैंसर होने की क्या वजूहात हैं, क्यों होता है और इसकी अलामात क्या हैं? पहले कुछ सालों पहले ये कहा जाता था कि 50+ का कैंसर है, ठीक है। सही। लेकिन अब यंग इंडिविजुअल्स में हो रहा है। अच्छा, इसकी जो रेगुलर जो रीजंस हैं वो तो एज है, जैसे मैंने आपसे कहा 50+ है। सही। मेल डोमिनेंसी है इसमें, जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट। अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोन कैंसर या गैस्ट्रिक कैंसर है तो हो सकता है। हाँ। लेकिन इसके अलावा जो अब नई रीजंस आए हैं जिसकी वजह से हमें ये पाया गया है, 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर इन पाकिस्तान right now। तो वो इसलिए हो रहा है, और वुमेन में और मेन दोनों में, ठीक है। तो वो इसलिए हो रहा है कि हमारी डाइटरी हैबिट्स बहुत ख़राब हैं। ठीक है। डाइटरी हैबिट्स का मतलब प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट का इस्तेमाल, ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है। जंक फूड, प्रोसेस्ड डाइट, रेड मीट खास तौर पे। इसके अलावा ज़्यादा ऑयल, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा, एक तो ये, ठीक है। ओबेसिटी, मोटापे से रिलेटेड बहुत सारे, इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, उसमें एक ये भी आता है। तीसरा अगेन जीन्स, ठीक है। कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस हो रही हैं जो पहले नहीं थी, अब म्यूटेशंस आ रही हैं डीएनए में। अच्छा, वो क्यों आ रही हैं? हद से ज़्यादा यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एग्जैक्टली, द प्रॉब्लम इज देयर। या बैक्टीरियल फ्लोरा होता है आपके गट के अंदर, जो कुछ हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। तो हमारी जो हम अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो क्या करती हैं कि आपकी जो गुड बैक्टीरिया समझें आप, उनको मार देती हैं एक तरह से, और जो बैक्टीरिया कुछ जो प्रेजेंट होते हैं पहले से आपके जिस्म के अंदर, उसके अंदर से टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे होते हैं, केमिकल्स, उस एंटीबायोटिक से क्लैश करके, या जो भी उनका जो है ना आपस में मुठभेड़ होती है, तो वो एक केमिकल्स या इन्फ्लेमेटरी यानी साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से गट इन्फ्लेमेशन होती है। और उसकी वजह से भी कहा गया है कि गट माइक्रोबायोम चेंज होने की वजह से गट के कैंसर, जो गट मतलब आंतों के कैंसर जो है ना वो बहुत कॉमन है। तो ये आई थिंक ये जो 2 चीज़ें, एक डाइट और एक जो अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, ये तो हमने खुद पैदा किया है। सही, बिल्कुल। ये वही है ना कि एक तो ये होता है ना कि हम इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं, क्योंकि वही बात जो इससे पहले वाले उसमें भी हमने शो में की थी कि लोग क्या होता है कि सेल्फ मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं कि अच्छा जी मुझे कुछ कहीं पर उंगली में कोई पस है या कोई चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं जो है वो एंटीबायोटिक का कोर्स या कर लेती हूँ, तो वो खुद से जो है ये सारी चीज़ें बहुत खाना शुरू हो जाते हैं। क्या इसका इलाज मुमकिन है? और अगर बर वक्त इसका तशखीस हो तो इलाज किया जा सकता है, क्योंकि फिर ये थोड़ा सिवियर हो जाता है। अगर अलार्मिंग साइंस होते हैं, जैसे कि वेट लॉस अननेसेसरी किसी का हो रहा हो, अगर जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा ब्लोटिंग हो रही है और वो ख़त्म नहीं हो रही है, और किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गई है, लूज स्टूल्स हो गए या ब्लीडिंग हो रही है स्टूल में से, तो वो फ़ौरन डॉक्टर को जाके दिखाएं। उसके लिए कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन्स वगैरह होते हैं। ये मेरे डोमेन से निकल जाएगा, फिर ऑन्कोलॉजी में आ जाएगा। बट यस, आजकल कैंसर्स की काफ़ी हद तक जो है ना आगे जाके हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, और बहुत सारे इलाज मुमकिन है, लेकिन वो पकड़ा जल्दी जाए। अच्छा, जिसको ये प्रॉब्लम होती है इनिशियली, अगर कोई सोच रहा है, समझ रहा है कि
कि भाई उसको ये गट प्रॉब्लम हो रहा है या ये इश्यूज हो रहे हैं, उसके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या हो? जैसे मैंने आपसे कहा कि गट जो है ना आपके पेट में क्योंकि हर वक्त हल्का सा ये दर्द होता है ना रहेगा। कि अगर हम कितना भी बता दें ना कि जी ये आपको ये अलामात हैं, ये अलामात हैं, ये अलामात हैं, लोग सुन लेते हैं, लेकिन लोगों को ना वो प्रोमिनेंट चीज़ें याद रहती हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम होने लगा है आंतों का, तो मुझे पहले मेनली क्या हो सकता है उसकी, मुझे मतलब एक होता है ना फार मोर क्लियर एग्जाम्पल, वो क्या है? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, अगर पहले नहीं रहती और आपको अचानक से कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाए, हाँ। ठीक है, एक ये, या फिर स्टूल में ब्लड आना शुरू हो जाए, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं था अब आना शुरू हो गया, या कोई नई चीज़, ब्लोटिंग, पेट हर वक्त फूला हुआ रहेगा, आप वॉशरूम्स चले जाएंगे, वापस आएंगे, आपको लगेगा नहीं मैं फारिग नहीं हूँ, पेट फूला हुआ है अभी तक, पेट फूला ये हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, ये 3 चीज़ें सही। चलिए जी, जो साइन एंड सिम्टम्स है ना उसके मेनली जो कहना चाहिए मेजर कॉज है वो कॉन्स्टिपेशन है, फिर आपका जो स्टूल है उससे ब्लड आना और आपका पेट का फूलना। अगर ये रेगुलर है और कांस्टेंट है आपके साथ तो यू शुड गो टू द डॉक्टर और आप चेक कराएं और उनको बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आपको आंतों का ही प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी कई सारी वजूहत हो सकती हैं। हो सकता है आप कम खाना खा रहे हो सकता है आपकी रूटीन उस तरह से मैनेज नहीं हो, या फिर पेट का फूलना भी कई और वजूहत की वजह से हो सकता है कि आपके एब्डोमेन में कोई और इश्यूज़ हों या दीगर इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन जो परफेक्ट मेनली साइन एंड सिम्टम्स हैं वो यही है। तो अगर आपको ऐसी अलामत ज़ाहिर हों तो ज़रूर जाएं डॉक्टर के पास और इलाज कराएं, चेक कराएं। चलिए जी, शो में या वक्त ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर पूछेंगे कि जिन लोगों को गट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को आंतों का इशू है, जिन लोगों को ये आंतों का कैंसर है, क्या उसका इलाज मुमकिन है, क्या ऐसी कोई रेमेडी है जिससे इसका हल निकाला जा सके। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं आंतों के कैंसर की कि इसका क्या इलाज है, इसका इलाज कितना मुमकिन है, क्या इसकी कोई रेमेडी है। मैम आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी रेमेडीज सबसे पहले तो हमको ये एंटीबायोटिक्स जो उन्होंने बताया, दैट्स द मेजर रीज़न। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि लॉन्ग लास्टिंग हम मेडिसिन खा रहे होते हैं तो ड्राइनेस जैसे खुश्की सर में आती है इसी तरह ड्राइनेस स्टमक में आ जाती है, आंतों में आ जाती है, फिर वही लिवर में जाती है। तो जब आप पूरे अंदर से ड्राई हो तो कैसे आप सरवाइव होंगे। एक तो आपने थोड़ा सा जिम को इन करना है, ब्रिस्टल वॉकिंग इन करनी है। आपको सांस चढ़नी चाहिए और थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। ब्रिस्टल वॉकिंग यूँ होता है कि आप 3 मिनट तेज़ चले और 3 मिनट नॉर्मल चले। उससे क्या होता है कि जो सांस उखड़ती है ना तो सिस्टम में बहुत ज़्यादा ताकत आ जाता है। एक अब नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड रेमेडीज। लाइक सबसे बेहतरीन जो इलाज कैंसर, ये जो भी खून की कमी, कोरोना वायरस, एनी काइंड ऑफ वायरस, एंड इट्स वर्क एज एंटीबायोटिक बट इट्स नॉट हार्मफुल एज एंटीबायोटिक। ओके, एंड इट्स अ वेरी चीप एंड इट्स वेरी सिंपल। आपने क्या करना कि ताज़ा पपीते का पत्ता लेना है, सही, उसको हाथ से काटना है, छुरी चाकू से नहीं काटेंगे, सही, ठीक है। और जब घर में लाएंगे तो इसके 2 या 4 हिस्से कर लेंगे। बहुत कड़वा होता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, नाक को भी 3-4 दिन में बदबू सूंघने की आदत हो जाती है। अगर मैं मछली के कारखाने में जा रही हूँ या मैं बोन्स, क्योंकि हमारा बोन्स का काम है, हम लोग चारानिया इज़ लाइक अ बोन्स का काम था और बहुत बड़े पैमाने पे बोन्स का काम है। तो हमारी फैक्ट्रीज है। आप जब हमारी गाड़ियों में बैठते हैं ना, अगर हम बोन्स पे जाते हैं तो आप बैठ भी नहीं सकेंगे, हमारे को पता ही नहीं चलता। क्योंकि 3 डेज़ में आपकी रेजिस्टिंग पावर ऑफ नोज इज बैलेंस एंड यू कैन अब्सॉर्ब दैट बदबू। इसी तरह टंग के साथ भी यही होता है, ज़बान के साथ। हाँ, आप हैबिचुअल हो जाते हैं। अगर आप मुस्तकिल एक उस एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो फिर आपको ये फील करना ही बंद हो जाता है, आपका सेंस ही नहीं प्रिवेल करता कि आप यूज्ड हो जाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो आपने पपीते का पत्ता लिया, उसको ब्लेंडर में डाला, हाफ ये करा या 4 हिस्से कर दो। आई प्रेफर हाफ हिस्सा, ठीक है। आपने हाथ से काटा, उसको छुरी नहीं लगाना। हालांकि ब्लेंडर के अंदर भी शार्पनेस है, उधर भी ब्लेड्स लगे हुए हैं, सही, लेकिन वो एक ही ब्लेड लगाना है, बार बार ब्लेड नहीं लगाना। जब आप पपीते को ब्लेड लगाते हैं ना पत्ते को, तो थोड़ी सी देर में काला होने लगता है साइड से, आप चेक कीजिएगा, सही, ठीक है। हमारा तो लाइन है तो हमें पता है। इसके साथ हमने एक एप्पल डाला, 1-2 गाजर डाल दी, इसके साथ जो ब्लेंडर में कर लें पानी के साथ, और चुकंदर डाल दिया। चुकंदर, ये 4 चीज़ें आपने डाली और उसको 2 टाइम दिन में पी लें। हाँ। आप यकीन करें कि वर्क्स एज ए एंटीबायोटिक।
गारंटी के साथ। अच्छा। 3 डेज आप ये पी लें, आपका काफ़ी हद तक आपका एंटीबायोटिक का रेशो आपको मिल जाएगा, सही। बट नॉट हार्मफुल। देन वी आर कमिंग टुवर्ड्स कावा, लाइक थोड़ा सा गरम देना है जिसम को। सही। तो व्हाट वी विल डू कि एक डेगची और ये रोजाना या किस तरह से? डेली अच्छा। टिल इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम। अच्छा। और पपीता खाना भी है, क्योंकि पपीता एक ऐसी चीज़ है, पपैया जिसको हम बोलते हैं, वो तो ऐसी एक चीज़ तो हो है। गया ब्रिस्टल वॉक, हाँ। एक हो गया आपका ये पाया, और नेक्स्ट आपने अभी क्या बताया? अभी पपीता। पपीता, हाँ, सही। उसको आपने रोज़ खाना है। अच्छा। रोज़ खाना है, सही। हाँ, तो वो आप यकीन कर, और खाना खाने के बाद फ़ौरन खाना है। सही। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में लैक्टोज का काम करता है वो। ओके। अच्छा, एंड 2 बनाना 2 टाइम अ डे और मे बी 3 टाइम, बट नॉट 1 बनाना। You are सही। eating 2 banana and 2 banana. 6 banana makes you wonder of the world. In one day? हाँ, in one day. 6 बनानास की डाइट्स भी होती हैं। Okay, हम yes, लोग हाँ, I वेट know, जब हाँ, वो हाँ, नेचुरल है। natural है, तो हाँ। ऑल ऑफ दीज थिंग्स रियली वर्क्स फॉर दिस कॉलिन। लेकिन जब कैंसर अगर डायग्नोस होता है और जो कि आपको साइन एंड सिम्टम्स आए और आपके रिपोर्ट्स में भी आ गया, रन टू द डॉक्टर्स। जब अर्ली स्टेज पे आप इसको पकड़ लेते हैं, हाँ। तो आप यकीन करें कि आपको 1.5 लाख रुपए की या 1.25 लाख रुपए की एक इंजेक्शन आती है। मेरे पास हज़ारों पेशेंट ऐसे आए जो Oh my लाख God. 1.5 लाख रुपए की एक इंजेक्शन, और वो हफ्ते में कभी 2 कभी 3 भी हाँ। लगती है, डिपेंड किस और उसके आपने ऊपर से। उनको ये और रेमेडी वो बचता सजेस्ट भी किया? नहीं। मैं इनको भी, अभी हम मेकअप रूम में थे और मैंने डॉक्टर है एलोपैथिक, तो मैं हर एलोपैथिक डॉक्टर को रिक्वेस्ट करूंगी कि खाना पीने का ज़रूरी बताएं। और PDF पे मेरी बुक्सें हैं, ऑडियो और वीडियो दोनों। ओके। ठीक है, डॉक्टर सुकैनाज एक गरीब किताब। और गरीब इसलिए कि जब इंसान बीमार हो जाता है तो वो गरीब हो जा सकता है। बिल्कुल सही क्योंकि कह रही आप हैं, सेहत खा भी हजार नहीं नेमत है, सकते, जब सेहत ही नहीं है तो फिर किसी भी चीज़ आप का कोई खा भी फायदा नहीं नहीं। सकते, पी भी नहीं सकते, जो पैसा है वो आप हाँ। अपनी इन हेल्थ प्रॉब्लम में दे रहे हेल्थ हैं। तो अर्ली स्टेज पे ये सब चीज़ों को करें। और फास्ट फूड में मैं एक दफ़ा, आपको पता है पंसारों के पास हमारा जाना होता है, अच्छा। ठीक है, मैं एक पंसार के पास गई तो एक बहुत बड़ी फास्ट फूड वाली कंपनी थी और उसके पास एक कोई ऑरेंज जैसा पाउडर ले रहे थे। मैं तो सदा सवाल जवाब करने की मेरी आदत है, क्योंकि आई वांट टू लर्न द नॉलेज। सही। सो मैंने इनको बोला मुझे भी ये दे दो, क्योंकि वो बड़ा शेफ़ था और मैंने सारा इंटरव्यू तो ले लिया था। तो उस शेफ़ ने भी मेरा हाथ पकड़ के बोला है ना, आई एम अ मदर टू एवरीबडी, माई नेचर इज़ लाइक अ मदर। ठीक है, तो बेटा बोलती हूँ तो सब माँ की तरह इज्जत है, माई एज इज़ बेटा वाली, ठीक है। तो वो उसने बोला नहीं डॉक्टर साहबा ये नहीं, ये घर में नहीं। और वो पंसार ने भी बता दिया, क्योंकि पंसार मुझे जानता था। उसने बोला ये घर में नहीं ले जाना, ये फास्ट फूड के टेस्ट के लिए दिया जाता है और ये कैंसर है। ओह गॉड। एंड व्हाट यू पीपल आर ईटिंग, कि हम बारबेक्यू रेड कलर का जो ऑरेंज ऑरेंज कलर ऑरेंजिश रेड, जैसे टैंक का कलर हाँ, ऑरेंजिश हाँ, रेड हाँ, होता है ना, हाँ, वैसे इस्तेमाल वो टेस्ट बड्स के लिए इतना टेस्टी होता है। मैंने उस वक्त चखा भी, क्योंकि मैं तो पंचायत कमेटी हूँ, हर्बल साइट पर, तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। यकीन करें ऐसी ऐसी चीज़ें दुनिया में आ गई है टेस्ट के लिए। और टेस्ट कितना, 1.5 इंच की टंग को टेस्ट चाहिए, पीछे तो जाके सब हजम अच्छा बुरा हो जाता है। तो जिसके लिए लोग चोरियां करते, डाके मारते और फिर ये फास्ट फूड खाते हैं। फास्ट फूड तो फास्ट फूड के हर हालत में ये चीज़ डलती है। हम बोलते हैं ना, देखो ये सेम रेसिपी मैं इस कुक से लेकर आई हूँ, लेकिन मेरा क्यों नहीं बना सेम। अच्छा, वो घर पे आके वो कुक खाना भी बनाता है कि बेटा मेरे सामने बनाओ तो मैं देखूँ तुम्हारा, तो फ़ौरन आपको बोलेगा कि एक जड़ी बूटियाँ, एक जो हर्बल है वो आप नहीं डाल सकते, घर में ना डालें। तो जब इतने बड़े बड़े शेफ़ ने हमको यूं चढ़ के मिला, तो फास्ट फूड क्या है, आपको होटल का जो खाना खाने इतना पीने का tasty बहुत कि ज़्यादा नहीं, ध्यान रखना चाहिए। बहुत काउंट होता निधा, है। ये जो कैंसर है आंतों का, इसके होने की बड़ी वजूहत खाना पीना और आपकी जो डेली रूटीन है उसका आउट होना भी है। एग्जैक्टली जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा, मैंने पहले बताया प्रोसेस्ड मीट का इस्तेमाल, जो हम फ्रीज़र में रखा हुआ मीट होता है, ये हम नगेट्स और ये जो सारी चीज़ें आजकल प्रोसेस्ड मीट मिलती हैं, लैक ऑफ फाइबर, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ना इस्तेमाल करना। डॉक्टर साहिबा ने जो जूस बताया, एक्चुअली दिस इज़ बेसिकली इम्यून बूस्टर। ठीक है, इम्यून सिस्टम को आपकी अच्छा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को अच्छा करते हैं। जितने फ्रेश फ्रूट्स और जितने फ्रेश वेजिटेबल्स आप खाएंगे, कोशिश करें छिलका ना उतारें, छिलके के साथ खाए जाने वाले फल छिलके के साथ खाएं। जूस ना पिएं, उसको
वैसे काट के खाएं, ताकि आपको जितना फाइबर इस्तेमाल होगा उतनी आपके आंतें बेहतर होंगी। इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल लोग करते हैं अक्सर, वो भी अच्छी चीज़ है, बट इट्स एन आर्टिफिशियल थिंग ना। आप जो चीज़ फ्रूट और वेजिटेबल्स में आपको फाइबर मिल रहा है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। गंदे किस्म का ऑयल, अच्छा, इसके अलावा टोबैको, पान, गुटखा, छालिया, ये स्टमक कैंसर्स का बाइस बनती हैं। तो आंतें तो हमारी यहाँ से शुरू होकर पूरी नीचे तक जाती है ना। तो हम अगर आंतों की बात करें तो ये सारी चीज़ें, स्मोकिंग जो है ना, एक वन ऑफ द फैक्टर ऑफ आंतों का कैंसर, वो टार बनाता है ना, टार बनाता है। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड वन मोर थिंग, सॉरी टू इंटरप्ट, जी बेसिकली जो ये जो चीज़ें होती है ना, ये फास्ट फूड की तो मैंने बहुत अच्छे से बुराई करी, लेकिन कभी मुझे भी चांस मिलता है तो मैं पिज़्ज़ा ज़रूर आती हूँ। बट अगेन लाइक यू शुड टेक, यही चीज़ मैंने रात को घर में पिज़्ज़ा बनाया, मेरा वो इस सॉस वॉस सब करके, तो इट वॉज सो टेस्टी एंड यू वोंट बिलीव मी, क्वांटिटी भी ज़्यादा बनी, पैसे भी कम लगे और हमारे बच्चों ने खुशी खुशी खाया और हमने भी खाया। लेकिन उधर हमने एक प्रोसेस चीज़ डाली, दैट वाज पेपरोनी, ठीक है, तो वो प्रोसेस पर आ गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल मेक माय पेपरोनी, जो मैं सिखा दूंगी आपको कैसे जो आपका बनते हैं। फर्स्ट विजिट होता है, यानी कि जब पेशेंट आपके पास पहला विजिट करने के लिए आते हैं और उनको डायग्नोज होता है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं? क्योंकि टाइम कम है, तो मैं चाहूँगी कंक्लूजन आप दे दें। देखिए, सबसे पहले तो कुछ अलार्मिंग साइंस होते हैं। अगर कोई भी डॉक्टर, एक जीपी बैठा हुआ है या नॉर्मल भी एक बंदा अपना सीबीसी कराता है, और अगर सीबीसी में एक खातून का या जो मेल है, अगर उसका हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, तो उसको पहले से अपने आप को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आयरन की कमी आ रही है तो क्यों आ रही है? आयरन डेफिशिएंसी की एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि आपको आंतों का कैंसर हो सकता है। अच्छा, फीमेल्स में तो मेंस्ट्रुएशन की वजह से कॉमन होती है, लेकिन इसको डिग आउट करना पड़ता है, रीजन क्या है, लेकिन मेल्स में तो होनी नहीं चाहिए। और अगर मेल्स में हो रही है तो कोई डॉक्टर या कोई भी आदमी उसको ऐसे ना छोड़े। एक सिर्फ सीबीसी आपको जो है ना गाइड कर सकता है कि ये मुझे बीमारी हो तो सकती आपको है। कंप्लीट ब्लड काउंट जो है ना वो अपना कराना चाहिए। के साथ जो भी करेंगे ESR जरूर ESR के साथ बिल्कुल आपको कराना चाहिए। और फिर आप अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराएं, बट ये सिंपल टेस्ट ना, सिंपल है कि आप ESR करा लें, CBC करा लें, और बिल्कुल हाँ, आप अपने ब्लड सेल्स का भी करवा लें टेस्ट, WBC, RBC भी करवा लें, पूरा आ जाएगा, CBC में पूरा ही आ जाएगा। और आयरन डेफिशिएंसी के लिए अलग, और अगर LFTs करा ले तो ज्यादा ऐड कर दे ESR। जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है मेडिकल के लिए, तो बस उसको ESR लिखना जरूरी है। वंस वी सी द ESR is shooting, then we take the urine DR as well. If both the side is indicating some infection, then you go through for बिल्कुल more आपका वो more लेवल test. जो है ना, अगर वो बेहतर रहता है, नॉर्मल रहता है, तो आपको खुद ही पता चल जाता है। जो लोग ESR करवाते रहते हैं उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निदा शकील, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुकैना जो है हमारे शो पर आई। आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज का शो कैसा लगा ये बताना है आपने हमारी सोशल साइट पर, और एक दूसरे का ख्याल रखना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग City at 10।